मैंने बस सोने से पहले इतना सा ताना मारा था कि इस उपन्यास का साइड हीरो कितना बेवकूफ है। चेहरा भी है, पैसा भी है और ऊपर से हीरोइन का पहला प्यार भी। ब्रेकअप के बाद भी हीरोइन ने उसके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया था। अगर वह खुद मुसीबत न बुलाए तो पूरी जिंदगी आराम से खा पी सकता था, लेकिन नहीं, उसे तो हर समय मुख्य नायक से दुश्मनी करनी थी। ऊपर से उसका नाम भी मेरे जैसा ही था और काम ऐसे करता था कि देखकर सिर पकड़ दो। मैं झुंझलाकर बोल पड़ा, अगर मुझे 2 एपिसोड के लिए भी इस किरदार को निभाने का मौका मिल जाए तो मैं इसे खुद की कहानी का असली हीरो बना दूं। मगर मुझे क्या पता था, आंख खुलते ही मैं सच में उसी उपन्यास के अंदर पहुंच जाऊंगा। इस वक्त तुम खुद को एक आलीशान पार्टी हॉल में पाते हो। नीचे झुककर अपने कपड़ों से आती तेज खुशबू सूंघते ही तुम्हारा जी मिचला जाता है। ये कैसी घटिया परफ्यूम है। तुम तुरंत उठकर वॉशरूम की तरफ भागते हो। आईने में दिखता चेहरा देखकर तुम खुद चौंक जाते हो। भड़कीला मेकअप, आंखों पर गहरा स्मोकी शैडो, चिकना लिप ग्लॉस, पूरा का पूरा किसी होस्ट क्लब के लड़के जैसा लुक। पास रखा फेस वॉश उठाकर तुम जल्दी जल्दी चेहरा धोने लगते हो। 10 मिनट बाद जब दोबारा आईने में देखते हो, सामने खड़ा लड़का जवान, बेहद हैंडसम और नाजुक नैन नक्श वाला दिखाई देता है। असल में पहले का भारी मेकअप उसकी असली खूबसूरती छिपाए हुए था। तुम लाल शर्ट को थोड़ा ठीक करते हो। हालांकि कपड़े अभी भी अजीब लग रहे थे, लेकिन कम से कम अब इंसान जैसे तो दिख रहे थे। फिर तुम दिमाग में कहानी याद करने लगते हो। यादों के मुताबिक सिर्फ आधे महीने बाद हीरोइन तुमसे ब्रेकअप करने वाली थी। तुम मन ही मन मुस्कुराए, अच्छा है, उस दिन सीधे मान जाऊंगा, फिर हमेशा के लिए उससे और इस कहानी के हीरो हीरोइन दोनों से दूरी बना लूंगा। इस तरह दुखद अंत भी टल जाएगा। उधर पार्टी हॉल के एक कोने में लेंग छिंगच्यू कुर्सी से टिककर बेहद शालीनता से वाइन का गिलास पकड़े बैठी थी। वहीं लियू यानयान पूरे हॉल में नजर दौड़ा रही थी, मगर तुम्हारी वो चमकदार लाल शर्ट कहीं दिखाई नहीं दी। वह भौहें सिकोड़कर बोली, छिंगच्यू, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ गया? लेंग छिंगच्यू ने पलक तक नहीं झपकाई, ठंडी आवाज में बोली, मुझे क्या पता। लियू यानयान तुरंत मुड़ी और वेनवान से बोली, सुन रही हो, कोई अपनी बॉयफ्रेंड के लिए ऐसे बोलता है? वेनवान हंस पड़ी। उसे तमाशा देखने में बड़ा मजा आ रहा था। कम से कम पूछ तो लिया करो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ गया। अब जाकर लेंग छिंगच्यू ने दोनों की तरफ देखा। उसकी आवाज में साफ झुंझलाहट थी। ये बॉयफ्रेंड बना कैसे? तुम दोनों को अच्छी तरह पता है। दोनों लड़कियां तुरंत असहज हो गईं। लियू यानयान ने नकली हंसी हंसते हुए नाक खुजलाई। वेनवान ने भी माहौल संभालने के लिए वाइन का घूंट लिया। खैर, सिर्फ आधा महीना और, फिर तो ब्रेकअप हो ही जाएगा, थोड़ा और सह लो। लेंग छिंगच्यू चुप रही, लेकिन तुम्हारी हाल की पागलों जैसी हरकतें याद आते ही उसकी कनपटी धड़कने लगी। वह तो चाहती थी कि कल ही तुमसे रिश्ता खत्म कर दे, मगर लियू यानयान ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, आधे महीने बाद ही ब्रेकअप करना होगा। वेनवान ने भी हामी भरी, बिल्कुल। लेंग छिंगच्यू ने बेबसी से सांस छोड़ी, ठीक है, बस आधा महीना ही तो है, पलक झपकते निकल जाएगा। उधर तुम खुद को ठीक ठाक करके वापस पार्टी हॉल में लौटते हो। तब तक पार्टी लगभग खत्म होने वाली थी और ज्यादातर बिजनेस की बातें भी हो चुकी थीं। तुम भीड़ के बीच से गुजरते हुए एक शांत कोना ढूंढने लगे। सोचा चुपचाप बैठकर पिता के आने का इंतजार करूंगा। तभी अचानक एक युवती की नजर तुम पर पड़ी। वह कुछ पल तुम्हें घूरती रह गई। अरे, वो कौन है? उसने पास खड़े इंसान को कोहनी मारी। दूसरे ने भी तुम्हारी तरफ देखा और दंग रह गया। पता नहीं, इतना हैंडसम लड़का पहले कभी नहीं देखा, नया आया है क्या? दोनों ने एक दूसरे को देखा और बाकी लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। धीरे धीरे हॉल में और लोग भी तुम्हारी तरफ ध्यान देने लगे। वो कौन है? किसी ने पहले देखा है? यार, दिखने में तो कमाल है। एक आदमी काफी देर तक तुम्हें घूरता रहा, फिर अचानक चिल्ला पड़ा, अरे वो तो मुगे है। क्या? नामुमकिन। मेरी याद में मुगे ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता था। सब समझ रहे थे कि उसका मतलब क्या है। पहले तुम्हारा पहनावा और घटिया फैशन सेंस इतना खराब था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि वही इंसान इतना साफ सुथरा और आकर्षक दिख सकता है। लेकिन तुम इन सब बातों से बिल्कुल बेखबर थे। सिर झुकाए अपने पिता को मैसेज कर रहे थे कि वह कहाँ है। तभी एक हल्के पीले सूट में आदमी अपना वाइन ग्लास नीचे रखकर सीधे तुम्हारी तरफ बढ़ा। आसपास के लोग तुरंत मजे लेने वाले भाव से एक दूसरे को देखने लगे। वह था जी परिवार का बड़ा बेटा, जी बोदा, अपने घमंडी स्वभाव के लिए मशहूर। और यह भी कहा जाता था कि वह लंबे समय से लेंग छिंगच्यू को पसंद करता है। वह आमतौर पर तुम्हें देखकर बस सिर हिला देता था, बात तक नहीं करता था, मगर आज खुद तुम्हारे पास चला आया। उसके होंठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान उभरी। ओहो हो, ये तो मूंगे निकले। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास खड़े सभी लोग साफ साफ सुन सकें। मैं सोच रहा था कौन है, इतनी देर तक पहचान ही नहीं पाया। वह हल्के से हंसा, बाल तक नहीं संवारे और सीधे पार्टी में चले आए। बुनियादी शिष्टाचार भी नहीं है क्या? आसपास तुरंत दबे दबे ठहाके गूंज उठे, लेकिन तुम बस उसे शांत नजरों से देखते रहे। चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। जी बोदा फिर बोला, हाँ, लेकिन ये शर्ट तुम पर काफी झंझ रही है, तुम्हारे जैसे इंसान के लिए बिल्कुल परफेक्ट। इस बार हंसी और तेज हो गई, मगर तुम अब भी बिल्कुल शांत खड़े रहे। तुम्हारी नजरें बस आराम से जी बोदा पर टिकी थीं। यंग मास्टर जी, तुम आज ये हल्का पीला सूट भी तुम पर अच्छा लग रहा है। बस घर से निकलते वक्त शायद ब्रश करना भूल गए। तुमने नाक के सामने हाथ हिलाते हुए आगे कहा। सांस की बदबू थोड़ी ज्यादा तेज है। तुम्हें देखकर लग रहा है कि अभी अभी टॉयलेट से पीला पीला गु खाकर आए हो।
और अगर और खाना हो तो बता देना, वैसे भी लगता है आज ब्रश करना भूल गए हो, तो एक दो और खा लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वरना ये सूट बेकार नहीं जाता। तुम्हारी बात सुनकर जी बोदा कुछ पल के लिए पूरी तरह सन्न रह गया। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसके मुंह पर इस तरह पलटकर जवाब देगा। आसपास की हंसी भी अचानक थम गई। तुम आराम से आगे बोले, जी यंग मास्टर, मैं बाल संवारूं या कैसी शर्ट पहनूं, ये मेरी आज़ादी है। अगर आपके पास इतना खाली समय है तो घर जाकर 2-4 बार और ब्रश कर लीजिए। बदबूदार मुंह लेकर पार्टी में आना भी कोई शिष्टाचार नहीं होता। जी बोदा का चेहरा पल भर में काला पड़ गया। वह गुस्से से तुम्हें घूरते हुए चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुमने मासूमियत से पलकें झपकाई। मैंने क्या कहा? मैं तो बस आपके सूट की तारीफ कर रहा था और साथ में पर्सनल हाइजीन की याद दिला दी। इतना कहकर तुम उठे और सीधे उसके कंधे से टकराते हुए आगे निकल गए। पीछे मुड़े बिना बस इतना कहा, जी यंग मास्टर, आप आराम से एंजॉय कीजिए, मैं अपने पापा को ढूंढने जा रहा हूँ। पीछे खड़ा जीबोदा गुस्से से मुट्ठियां भींचे कांप रहा था। आसपास लोगों की धीमी हंसी और फुसफुसाहटें साफ बता रही थीं कि सब उसी का मजाक उड़ा रहे हैं। आखिर जी परिवार के बड़े बेटे की सबके सामने ऐसी बेइज्जती हुई थी, वह ये अपमान कैसे सहता? तभी उसकी नजर पास रखे रेड वाइन के गिलास पर पड़ी। उसने तुरंत गिलास उठाया और तेजी से तुम्हारे पीछे बढ़ा। अगले ही पल लाल शराब सीधे तुम्हारी पीठ पर फेंकी गई। लेकिन तभी छपाक, लोग ठीक से समझ भी नहीं पाए कि हुआ क्या। वाइन हवा में अजीब तरीके से मुड़ी और एक परफेक्ट आर्क बनाते हुए पूरी की पूरी वापस जी बोदा पर जा गिरी। एक बूंद भी इधर उधर नहीं हुई। पूरा लाल दाग सीधे उसके हल्के पीले सूट के सीने पर फैल गया। शराब कपड़ों से टपकने लगी। जी बोदा पूरी तरह जड़ हो गया। उसने नीचे अपने भीगे हुए सूट को देखा, फिर हैरानी से सिर उठाकर तुम्हारी तरफ देखा। अब तुम पलट चुके थे। तुम्हारे हाथ में चांदी का एक ट्रे था जिसके किनारे पर अभी भी कुछ बूंदें लटक रही थीं। तुमने उसके सूट की हालत देखी और हल्का सा भौं उठाकर कहा, जी यंग मास्टर, आप खुद पर शराब क्यों डाल रहे हैं? जी बोदा का चेहरा अब तवे जैसा काला पड़ चुका था। हमेशा घमंड में रहने वाला लड़का इस बार सच में टूट चुका था। उसने दांत भींचकर कहा, मगर तुम पूरी तरह आराम में थे। ट्रे वापस टेबल पर रखते हुए बोले, जी यंग मास्टर, कोई आदेश? तुम्हारी लापरवाह आवाज ने उसे और भड़का दिया। उसके सीने से शराब अब भी टपक रही थी। सूट बर्बाद हो चुका था और इज्जत भी। आसपास खड़े सभी लोग उसे देख रहे थे, कुछ तो मोबाइल निकालकर वीडियो तक बना रहे थे। जी बोदा समझ गया कि अब यहाँ रुकना और शर्मनाक होगा। वह तुम्हें घूरते हुए बोला, तुम्हें इसका पछतावा होगा, इंतजार करना। तुमने सिर हल्का टेढ़ा किया और होंठों पर मुस्कान लाई। जी बोदा ने दोस्त से जैकेट छीनी, जल्दबाजी में अपने ऊपर डाली और बेहद शर्मिंदा हालत में वहां से निकल गया। तुम वहीं खड़े रहे। चारों तरफ लोगों की निगाहें तुम पर स्पॉटलाइट की तरह टिक चुकी थीं। मुगे पागल हो गया है क्या? जी बोदा से सीधा भिड़ गया। जी परिवार की हैसियत पता है उसे। अब असली तमाशा शुरू होगा। तुमने सब सुन लिया, मगर बस हल्की नजर घुमाकर हाथ हिलाया। चलो चलो, शो खत्म। इतना भी खास कुछ नहीं था। इतना कहकर तुम आराम से भीड़ के बीच से निकल गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। तुम अब भी अपने उस सस्ते वाले बाप को ढूंढने में लगे थे। इतना बड़ा हंगामा हो गया और वह अभी तक दिखा नहीं। लगता है कहीं पीकर गिर पड़ा होगा। लेकिन इस पूरे तमाशे ने किसी को सबसे ज्यादा चौंकाया था, लियू यानियान को। उसके हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास काफी देर से हवा में ही रुका था। जब उसने देखा कि तुमने जी बोदा की हरकत पहले ही भांप ली और बिजली जैसी तेजी से ट्रे उठाकर वाइन पलट दी, वह अनजाने में गाली दे बैठा, धत्तेरे की मूगे की रिफ्लेक्स इतनी तेज कब से हो गई? जब तक तुम्हारी पीठ भीड़ में गायब नहीं हुई, उसकी नजरें वहीं अटकी रहीं। फिर उसने धीरे से वाइन का घूंट लिया और बगल में बैठी लेंग छिंगच्यू और वैन वॉन को देखा। दोनों की आंखों में अब भी हैरानी साफ थी। लियू यानियान ने बुदबुदाया, वो हैंडसम लड़का सच में मुगे था। वैन वान भी तुम्हारे जाने की दिशा में देखते हुए बोली, और कौन होगा? वो लाल शर्ट उसके अलावा पहनने की हिम्मत किसी में नहीं। लियू यानियान अब भी सोच में डूबा था। चेहरा धोने के बाद वो इतना अच्छा दिखता है, मैंने पहले कभी नोटिस क्यों नहीं किया? वैन वान ने गंभीरता से सिर हिलाया। पहले उसका मेकअप बहुत भयानक था। फिर उसने लेंग छिंगच्यू की तरफ देखा। तुमने देखा? लेंग छिंगच्यू का चेहरा अब भी शांत था। देखा, बस इतना। लियू यानियान इंतजार करता रहा, मगर आगे कुछ नहीं आया। वह तुरंत बोल पड़ा, बस देखा, मुगे ने अभी जी बोदा को सबके सामने धो दिया। पहले तो वो उसे देखकर रास्ता बदल लेता था, आज सीधा भिड़ गया, ऊपर से ट्रे से पलटवार भी कर दिया। यह तो पूरा योद्धा बन गया। वह जितना बोलता गया उतना उत्साहित होता गया, और उसका वो भाव उठाना कमाल था। इतने सालों में पहली बार लगा कि वो सच में जिंदा इंसान है। वैन वान भी लगातार सिर हिला रही थी। सच में आज वो बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। फिर उसने लेंग छिंगच्यू से पूछा, तुम्हें पता है ऐसा क्यों? लेंग छिंगच्यू ने सिर हिलाया। नहीं। लियू यानियान तुरंत झुककर बोला, तो जाकर पूछ लो ना। लेंग छिंगच्यू ने ठंडी नजर से उसे देखा। पूछना है तो तुम पूछो, मुझे उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। उससे मेरी अगली बातचीत सिर्फ ब्रेकअप के बारे में होगी। लियू यानियान को फिर से झटका लगा। वह धीरे से बुदबुदाया, तुम कितनी बेरहम हो। फिर उसने कहा, मुझे तो आज वाला मुझे काफी शानदार लगा। वेन वान तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। सच, आज पहली बार लगा कि मुगे इतना हैंडसम भी हो सकता है। फिर उसने शरारती मुस्कान के साथ लेंग छिंगच्यू की तरफ देखा। छिंगच्यू, बाकी सब छोड़ो, क्या तुम्हें नहीं लगता वो आज बहुत आकर्षक लग रहा था? लेंग छिंगच्यू ने सीधा आंखें घुमा दी।
लियू यानयान ने भी उसे घूरा। तुम्हारे साथ बात करना ही बेकार है। उधर लिंग छिंगच्यू ने वाइन ग्लास नीचे रखा और उठकर जाने लगी। लियू यानयान और वेन वान तुरंत पीछे हो ली। आज हमारे ड्राइवर नहीं आए, हमें भी लिफ्ट दे देना। उसी समय तुम पार्टी हॉल में अपने पिता को ढूंढ रहे थे। तुमने पूरे हॉल का चक्कर लगा लिया, तब जाकर सोफे पर फैले पड़े उस अधेड़ आदमी को देखा। वही था इस शरीर का पिता, मू जानहोंग। महंगा गहरा सूट पहने वह टेढ़ा होकर सोफे पर पड़ा था। चेहरा शराब से लाल हो रखा था। तुम उसे देखकर हंसी रोक नहीं पाए। इस सस्ते वाले बाप का दिल तो सच में बहुत बड़ा है। उधर उसका बेटा लोगों से लड़ रहा था और ये यहाँ आराम से खर्राटे मार रहा है। तुम झुककर उसके कंधे हिलाने लगे। उठिए, घर चलना है। मू जानहोंग ने कराहते हुए आंखें खोली, लेकिन असल दुखद बात अभी बाकी थी। कहानी में आगे मू परिवार के बर्बाद होने के बाद एक घिनौना अमीर आदमी जो पहले लेंग छिंगच्यू का दीवाना रह चुका था, ये सुनकर कि मूगे कभी लेंग छिंगच्यू का बॉयफ्रेंड था, उसके साथ सोने की गंदी इच्छा रखने लगा। उसने पैसे देकर मू जानहोंग से अपने बेटे को बेचने की बात कही। मू जानहोंग ने साफ मना कर दिया। बहस के दौरान उसे हार्ट अटैक आ गया और वही आखिरी तिनका साबित हुआ जिसने पूरे मू परिवार को तोड़ दिया। आखिर में मूगे ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। तुम्हारे दिल में हल्की टीस उठी। मू जानहोंग सच में अच्छा बाप था, बस अपने बेटे को जरूरत से ज्यादा प्यार करता था। लेकिन अब तुम यहाँ थे और तुमने मन ही मन ठान लिया, अब मू परिवार का वो दुखद अंत कभी नहीं होने दूंगा। तभी सामने वाली पगडंडी से 3 लोग चलते हुए दिखाई दिए। पास आने पर तुमने सबसे आगे वाली लड़की को पहचान लिया। वह थी लेंग छिंगच्यू। उसने तुम्हें देखा जरूर, मगर बस हल्का सा भौं सिकोड़कर नजर फेर ली, मानो तुम्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया हो। हाँ, उसके पीछे चल रहे लियू यानयान और वेन वैन जरूर तुम्हें लगातार घूर रहे थे। दोनों रास्ते मिलकर मुख्य सड़क में बदल गए, इसलिए अब तुम लोगों का आमना सामना होना तय था। उधर मू जानहोंग की नजर बहुत तेज थी। उसने तुरंत लेंग छिंगच्यू को पहचान लिया। अरे बेटा, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम कुछ कहते उससे पहले ही वह उत्साह में बोल पड़ा। चलो जाकर हेलो बोलते हैं। तुम्हारे माथे की नसें फड़क उठी। पापा रहने दीजिए। लेकिन तुम्हारी बात का कोई असर नहीं हुआ। मू जानहोंग लड़खड़ाते कदमों से सीधे उनकी तरफ बढ़ गया। तुम पीछे से उसकी बांह पकड़कर रोकने की कोशिश करते रहे, मगर बेकार। वह पहले ही उनके सामने पहुंच चुका था। लेंग छिंगच्यू, लियू यानयान और वेन वॉन ने विनम्रता से कहा, हेलो अंकल मू। आवाज में सम्मान था, मगर दूरी भी साफ महसूस हो रही थी। मू जानहोंग मुस्कुराया। छिंगच्यू बेटा, कैसी हो? आजकल बहुत बिजी रहती हो क्या? हमारे मुगे को बाहर घुमाने भी नहीं ले जाती? तुम बगल में खड़े गहरी सांस लेते रहे। हे भगवान, पापा बस कीजिए, उसे आपका बेटा बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तो उसने मुझे देखा तक नहीं। लेंग छिंगच्यू रुक गई। उसकी नजर पहले मू जानहोंग पर गई, फिर एक पल के लिए तुम पर ठहरी और तुरंत हट गई। वह शांत स्वर में बोली, हाल में काम थोड़ा ज्यादा है। मू जानहोंग हंस पड़ा। काम ज्यादा होना अच्छी बात है, इतनी बड़ी कंपनी संभालना आसान नहीं। फिर उसने स्नेह से कहा, हमारा मुगे थोड़ा जिद्दी है, तुम उसे थोड़ा समझा करो। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान लगभग जम चुकी थी। समझेगी मेरी जूती, आधे महीने बाद तो ब्रेकअप होना ही है, लेकिन तुम ये सब कह नहीं सकते थे। बस चेहरे पर सभ्य मुस्कान रखे मन ही मन प्रार्थना करते रहे कि ये बातचीत जल्दी खत्म हो जाए। जब लगा कि मुझानों अब और बात बढ़ाने वाला है, तो तुमने जल्दी से बीच में कहा, छिंगच्यू अगर तुम बिजी हो तो पहले जा सकती हो। तुम्हारी बात सुनकर लेंग छिंगच्यू ने पहली बार थोड़ा हैरानी से तुम्हारी तरफ देखा। ठीक है, उसने नजरें हटाई और मू जानहोंग से हल्का सिर झुकाकर बोली, अंकल मू, हमें थोड़ी जल्दी है, अब चलते हैं। मू जानहोंग ने हाथ हिलाया। हाँ हाँ जाओ बेटा। लियू यानयान और वेन वान ने भी सिर हिलाया और उसके साथ चले गए। तुम वहीं खड़े उन्हें रात के अंधेरे में गायब होते देखते रहे, फिर राहत की सांस छोड़ी। आखिरकार चले गए। तुमने मुड़कर मू जानहोंग से कहा, पापा चलिए, ड्राइवर बाहर इंतजार कर रहा है। लेकिन मू जानहोंग अब भी लेंग छिंगच्यू के जाते हुए रास्ते को देख रहा था। वह भावुक होकर बोला, छिंगच्यू कितनी अच्छी लड़की है, बस काम में बहुत व्यस्त रहती है। फिर उसने तुम्हारी तरफ देखा। वो इतनी बड़ी कंपनी की वारिस है, बिजी होना स्वाभाविक है। तुम्हें उसे समझना चाहिए, हर समय उससे नाराज मत हुआ करो। उसकी बात सुनकर तुम्हारा मन और भारी हो गया। ये सस्ते वाले पापा रिश्तों में सच में बहुत मासूम हैं। उन्हें लगता है कि लेंग छिंगच्यू सच में उनके बेटे से प्यार करती है, लेकिन तुम अभी सच नहीं बता सकते थे। वैसे भी आधे महीने बाद सब अपने आप साफ हो जाएगा। उधर बाहर लियू यानयान और वेन वॉन लेंग छिंगच्यू की काली रोल्स रॉयस में बैठ चुके थे। गाड़ी धीरे धीरे पार्टी हॉल से निकल गई। फ्रंट सीट पर बैठे लियू यानयान ने पीछे मुड़कर कहा, तुम लोगों को नहीं लगता आज वाला मुगे बिल्कुल अलग था? वेन वॉन ने सीधे पूछा। सीधे मुद्दे पर आओ। लियू यानयान मुस्कुराया। मुगे अभी तुम्हें वहां से जाने को कह रहा था, है ना? वह हंस पड़ा। अरे हमारी छिंगच्यू की थोड़ी इज्जत तो रखो। लेंग छिंगच्यू का चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे उसे फर्क ही ना पड़ता हो। लेकिन वेन वॉन अब सच में दिलचस्पी लेने लगी थी। मुझे तो आज वाला मुगे काफी दिलचस्प लगा, क्यों ना तुम ब्रेकअप थोड़ा लेट कर दो? लेंग छिंगच्यू ने उसे घूरा। 1 महीना तय हुआ था तो 1 महीना ही रहेगा, 1 दिन भी ज्यादा नहीं। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम लोग तो बस यही चाहते हो कि मैं जल्दी आजाद हो जाऊं। उधर तुम जानहोंग को सहारा देकर कार में बिठा चुके थे। जैसे ही वह सीट पर टिका, फिर से सो गया। तुमने भी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन आगे की योजना बनाने लगे।
आधे महीने बाद लेंग छिंगच्यू ब्रेकअप करेगी, तब ब्रेकअप फीस अच्छी खासी मांगूंगा। फ्री के पैसे छोड़ने का क्या फायदा? और फिर पापा का बिजनेस, उसमें मुझे हर हाल में दखल देना होगा। मुंह परिवार को दिवालिया होने से बचाना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद कार एक आलीशान विला के सामने आकर रुकी। तुम पहले नीचे उतरे, फिर दूसरी तरफ जाकर मुंह झानहोंग को सहारा देकर बाहर निकाला। वह अब भी गहरी नींद में था। बस 2 बार बड़बड़ाया और फिर शांत हो गया। तभी घर का बटलर जल्दी से बाहर आया। उसने तुरंत मुंह झानहोंग को तुम्हारे हाथों से संभाल लिया। यंग मास्टर, सर को मुझे दे दीजिए। तुमने हल्का सिर हिलाया। ठीक है, और आखिरकार उसके सहारे से हाथ हटा लिया। राजधानी के अमीर इलाके में स्थित करोड़ों की कीमत वाला आलीशान विला, जहां सब कुछ बेहद शानदार होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला, मेरी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। नजर के सामने हर तरफ लाल रंग ही लाल रंग था। लाल वॉलपेपर, लाल चादरें, यहाँ तक कि छत का झूमर भी अजीब सी लाल जाली से ढका हुआ था। फिर मेरी नजर बिस्तर के सामने रखे पुराने ड्रेसिंग मिरर पर पड़ी। वह शीशा सीधे बिस्तर की ओर मुंह किए हुए था और ऐसा लग रहा था मानो किसी डरावनी फिल्म का हिस्सा हो। ये किसी अमीर घर के बेटे का बेडरूम नहीं था, बल्कि किसी चीनी हॉरर फिल्म के दूल्हे का कमरा लग रहा था। मैंने गहरी सांस ली और दौड़कर वॉक इन क्लोसेट में घुस गया, लेकिन वहां भी हालत और खराब थी। अलमारी में रखे लगभग सारे कपड़े चमकदार लाल, फ्लोरोसेंट लाल या ग्लिटर वाले लाल रंग के थे। काफी देर तलाशने के बाद मुझे एक हल्के क्रीम रंग का नाइट सूट मिला। उसे पहनते ही मैं जान बचाने की तरफ भागकर गेस्ट रूम में जा छिपा। अगली सुबह अजनबी छत को देखते हुए मैं सोच में डूब गया। आज इस दुनिया में आए मुझे दूसरा दिन था और मेरे तथा लेंग छिंगच्यू के ब्रेकअप में अब सिर्फ 14 दिन बचे थे। मैं कपड़े बदलकर नाश्ते के लिए नीचे जाने ही वाला था कि दूसरी मंजिल के मोड़ पर पहुंचते ही मेरे कदम अचानक रुक गए। गलियारे से किसी की दबाई हुई आवाज आ रही थी। वो मेरे पिता मुंह झांगहोंग की आवाज थी। प्रेसिडेंट जिन, क्या आप मुझे 1 महीने का और समय दे सकते हैं? मैंने तुरंत सांस रोक ली। विशाल घर में मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी और उनकी थकी हुई विनती साफ सुनाई दे रही थी। मुझे पता है कि भुगतान काफी समय से लंबित है, लेकिन हाल ही में हमारी रकम वापस नहीं आई है। फोन की दूसरी तरफ से शायद कोई दबाव डाला जा रहा था। मुंह झांगहोंग की आवाज में गहरी बेबसी झलक रही थी। तो आधे महीने बाद मैं हर हाल में पैसे जुटा दूंगा। धन्यवाद प्रेसिडेंट जिन। फोन कट गया। कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर चली गई, लेकिन मेरे दिल में तूफान उठ चुका था। तो ये था सच। मुंह परिवार की आर्थिक स्थिति पहले ही डगमगा चुकी थी। मूल कहानी में सिर्फ इतना लिखा था कि बाद में मुंह परिवार दिवालिया हो गया, लेकिन यह कभी नहीं बताया गया था कि संकट तो बहुत पहले से ही चुपचाप बढ़ रहा था। इस समय न केवल माल का भुगतान महीनों से बकाया था, बल्कि दूसरी पार्टी ने केवल 15 दिन की आखिरी मोहलत दी थी। मैंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और बैंक अकाउंट खोला। स्क्रीन पर दिखाई देने वाले आंकड़े देखकर मैं सन्न रह गया। अकाउंट में सिर्फ 1 लाख युआन बचे थे। ये रकम किसी अरबपति के बेटे की पहचान से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। इसके बाद मैंने खर्चों का रिकॉर्ड खोला और लगभग बेहोश होते होते बचा। सिर्फ 10 दिन पहले पिता ने जो 10 लाख युआन भेजे थे, मूल मालिक उन्हें कुछ ही दिनों में उड़ा चुका था। 70,000 की लग्जरी चीजें, 1 लाख की शॉपिंग और एक रात में बार में 20 लाख तक खर्च कर दिए गए थे। हर खर्च के पीछे उसकी मूर्खता की कहानी छिपी थी। बार के वीआईपी सेक्शन में उसके तथाकथित दोस्त उसे आसमान पर चढ़ाते थे। वह भी शान दिखाने के लिए सबका बिल भरता और महंगे लिमिटेड एडिशन गिफ्ट बांटता फिरता। लेकिन दुखद बात यह थी कि जब बाद में वह सब कुछ खोकर झुग्गी में रहने लगा और निराशा में नदी में कूद गया, तब उन तथाकथित दोस्तों में से कोई एक भी उसके पास नहीं आया। मैं तुरंत नीचे डाइनिंग हॉल में पहुंचा। मुंह झांगहोंग नाश्ते की मेज पर बैठे थे। मुझे देखकर उनके चेहरे पर आश्चर्य उभर आया। बेटा, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए? मुझे याद आया कि मूल मालिक तो रोज दोपहर तक सोता रहता था। मैंने मुस्कुराकर कहा, कल रात जल्दी सो गया था। फिर मैंने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, पापा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, घर की जिम्मेदारियों में आपकी मदद करना चाहता हूँ। मेरी अचानक आई समझदारी देखकर वह पहले तो हैरान हुए, फिर धीरे धीरे सच्चाई बताने लगे। कंपनी पर जिन परिवार के 50 मिलियन युआन बकाया थे, 6 महीने से भुगतान नहीं हुआ था। अगर अब भी पैसे नहीं दिए गए तो जिन परिवार पूरी तरह सप्लाई बंद कर देगा। इतनी बड़ी रकम सुनकर मैंने पूछा, इतने सारे पैसे आखिर गए कहाँ? मुंह झांगहोंग की आंखें चमक उठी। उन्होंने बताया कि सारा पैसा एक ऐसे प्रोजेक्ट में लगाया गया है जो कथित तौर पर बिना जोखिम के भारी मुनाफा देगा। लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा बुझ गया। समस्या ये है कि मुझे नहीं पता 15 दिन बाद जिन परिवार की वसूली से कैसे निपटूंगा। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गया, क्योंकि 15 दिन बाद ही वह दिन आने वाला था जब मेरा और लेंग छिंगच्यू का ब्रेकअप होने वाला था। अब मुझे समझ आ गया था, न सिर्फ ये 50 मिलियन की रकम कभी नहीं जुट पाई थी, बल्कि वह तथाकथित पक्का मुनाफा वाला प्रोजेक्ट भी पूरी तरह डूब गया था। जारी। आंखें खोलते ही सबसे पहले मेरी नजर लेंग छिंगच्यू के चैट बॉक्स पर पड़ी। स्क्रीन पर भरी हुई चैट हिस्ट्री किसी व्यंग्य से कम नहीं थी। पूरे 1 हफ्ते से मूल शरीर का मालिक लगातार उसी को प्रेम प्रस्तावों के लंबे लंबे संदेश भेजता रहा था। अनगिनत मिस्ड वॉइस कॉल, एक के बाद एक प्यार भरे मैसेज, लेकिन दूसरी तरफ से एक विराम चिन्ह तक नहीं, एक भी जवाब नहीं।
ये देखकर मेरे होंठों पर ठंडी हंसी आ गई। मैंने बिना देर किए उसका सेव किया हुआ विशेष निकनेम हटाकर उसका असली नाम वापस लिख दिया और चैट को पिन से भी हटा दिया। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक शानदार विचार कौंधा। मुझे याद था कि कहानी में जब मूल नायक और लेंग छिंगचियो का ब्रेकअप होता है तब वह उसे बहुत बड़ी रकम बतौर ब्रेकअप मुआवजा देती है। अगर मैं किसी तरह उस रकम का सही पता लगा लूं तो आधे महीने बाद होने वाले उस ब्रेकअप में मिलने वाले पैसे से घर के संकट को आसानी से सुलझा सकता हूं। योजना बनते ही मैंने पूरी ऊर्जा के साथ अपने सामान बेचने का अभियान शुरू कर दिया। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी पुराना सामान बेचो वाली पोस्ट ठीक उसी समय लियू यानयान की नजर में आ जाएगी। मेरी पोस्ट में लिखा था सीमित संस्करण की घड़ियां और जूते बिक्री के लिए। साथ में पूरे कमरे की हाई डेफिनेशन तस्वीरें थीं जिनमें दीवार भरकर रखे हुए लग्जरी सामान दिखाई दे रहे थे। दूसरी तरफ लियू यानयान ने तुरंत स्क्रीनशॉट लेकर लेंग छिंगचियो को भेज दिया। फिर सवालों की बौछार शुरू कर दी। क्या उसके घर की हालत खराब हो गई है? क्या उसका परिवार दिवालिया होने वाला है? तुम अपने बॉयफ्रेंड पर एक पैसा भी खर्च नहीं करती क्या? साथ ही वह लगातार ताने भी मारता जा रहा था। लेकिन स्क्रीन के उस पार बैठी लेंग छिंगचियो ने केवल एक प्रश्न चिन्ह भेजा, बस इतना ही। ये देखकर लियू यानयान और ज्यादा बेचैन हो गया। वह लगातार लिखता गया कि मेरा पुराना सामान बेचना लेंग परिवार की प्रतिष्ठा के लिए शर्म की बात है। तभी लेंग छिंगचियो ने आखिरकार स्क्रीनशॉट खोलकर ध्यान से देखा और अगले ही पल उसके सुंदर भौं हल्के से ऊपर उठ गए, क्योंकि उसकी नजर में मैं हमेशा दिखावे का दीवाना था। वे सीमित संस्करण वाले जूते और घड़ियां मेरी जान से भी ज्यादा कीमती थीं। ऐसी चीजें मैं कभी बेच ही नहीं सकता था। फिर भी उसने ज्यादा सोचना उचित नहीं समझा। उसने ठंडे चेहरे के साथ कुछ शब्द टाइप किए। मैंने उसे एक पैसा भी नहीं दिया है, लेकिन उसके लिए पहले से एक बहुत बड़ी ब्रेकअप फीस तैयार कर रखी है। इसके बाद उसने सीधे सवाल दाग दिया, पुराना सामान बेचकर पैसे कमाने में शर्म की कौन सी बात है? स्क्रीन पर यह जवाब देखकर लियू यानयान पूरी तरह स्तब्ध रह गया, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। वह बार बार यही दोहराता रहा कि इससे लड़की की प्रतिष्ठा खराब होती है। इस बार लेंग छिंगचियो ने बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाई। उसने सीधा जवाब दिया, वह मेरी प्रतिष्ठा को प्रभावित करने की हैसियत ही नहीं रखता, बस। इसके बाद लियू यानयान पूरी तरह चुप हो गया। कुछ देर बाद लेंग छिंगचियो ने न जाने क्यों मेरा चैट बॉक्स खोल लिया, लेकिन इस बार उसका स्वागत उस पुरानी जरूरत से ज्यादा एडिट की हुई सेल्फी ने नहीं किया। स्क्रीन पर मेरी नई प्रोफाइल फोटो दिखाई दे रही थी, एक बिल्कुल साफ सुथरी बिना फिल्टर वाली तस्वीर में मेरा चेहरा स्वाभाविक और आकर्षक लग रहा था। उसे देखते ही उसके मन में अनजाने में एक अजीब सी सहजता पैदा हुई। उसने मेरा मोमेंट से पोस्ट भी खोलकर देखा। पूरा टाइमलाइन सामान बेचने वाली पोस्टों से भरा पड़ा था। एक नहीं, दो नहीं, लगातार 5 पोस्ट। ऐसा लग रहा था मानो मैं पूरा ड्रेसिंग रूम खाली करने पर तुला हुआ हूँ। उसकी नजर में यह बात बेहद अविश्वसनीय थी। उसी समय एक और लड़का उसे मैसेज करके मेरा वीचैट मांगने लगा। वह मेरे जूते खरीदना चाहता था। लेंग छिंगचियो ने हल्की सी नाक सिकोड़ते हुए चैट बंद कर दी। आखिर मेरे दोस्त तो उसके अलावा भी बहुत लोग थे। उससे मेरा संपर्क मांगना वाकई अजीब था। उधर मैं किसी और बात पर ध्यान देने की स्थिति में ही नहीं था। सुबह से लेकर रात तक मैं लगातार फोटो खींचता रहा, लोगों से मोल भाव करता रहा, कीमतें तय करता रहा। एक ही दिन में फोन 3 बार चार्ज करना पड़ा, यहाँ तक कि उंगलियां भी दर्द करने लगी। लेकिन मेहनत रंग लाई। शाम होते होते विशाल डिस्प्ले कैबिनेट लगभग खाली हो चुका था। सिर्फ कुछ साधारण मॉडल ही धूल खा रहे थे। मैं थककर सोफे पर गिर पड़ा और मोबाइल बैंकिंग ऐप खोला। 59,08,000 युआन। स्क्रीन पर चमकती रकम देखकर मेरे होंठ अपने आप ऊपर उठ गए। मैंने लंबी सांस ली। ये सब मेरी पेशेवर समझ का कमाल था। आखिर इस दुनिया में आने से पहले मेरी हैसियत मूल मालिक से कई गुना ज्यादा थी। कौन सी लग्जरी चीज मैंने नहीं देखी थी? आज चाहे लोग सचमुच खरीदने आए हों या सिर्फ तमाशा देखने, आखिर में सबने खरीदारी की। कई सीमित संस्करण वाली चीजें तो मैंने और भी महंगे दामों में बेच दी। अब 50 मिलियन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने की राह पहले से कहीं ज्यादा करीब थी। तभी घर के दरवाजे की तरफ से आवाज आई। हाल के दिनों में पैसों की परेशानी के कारण रोज देर रात तक काम करने वाली मुचांगाहोंग आज हैरानी की बात यह थी कि समय से पहले घर लौट आई थी। वह मेरे सामने बैठ गई। चेहरे पर बेहद जटिल भाव थे। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद उसने आखिर पूछ ही लिया, तुम्हारी वो सामान बेचने वाली पोस्ट? मैंने बिना किसी झिझक के हंसते हुए कहा, आज करीब 60 लाख युआन का माल निकल गया। लेकिन मेरी बात सुनते ही मु चांगहोंग जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई, क्योंकि इस दुनिया में शायद उससे बेहतर कोई नहीं जानता था कि मैं इन सीमित संस्करण वाली चीजों को कितना प्यार करता था। कई बार तो कोई दुर्लभ वस्तु खरीदकर मैं उसे अपने साथ बिस्तर पर लेकर सो जाता था, और आज मैंने परिवार के लिए वही सब कुछ बेच डाला था। अगले ही पल इस शक्तिशाली व्यवसायी महिला की आंखें लाल हो गईं। उसने जल्दी से आंखों के कोने में जमा आंसू पोंछ डाले। भर्राई आवाज में खुद को कोसते हुए बोली, सब मेरी नाकामी है। अगर कंपनी का यह प्रोजेक्ट सफल हो गया तो मैं तुम्हारे सारे जूते, तुम्हारी सारी घड़ियां एक भी छोड़े बिना वापस खरीद दूंगी। सामने बैठे व्यक्ति को देखते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि मु चांगहोंग कोई साधारण इंसान नहीं था। वह पूरी तरह पागलपन की हद तक अपने बेटे से प्यार करने वाला इंसान था। अगर उसे जरा भी शक हो जाता कि उसका असली बेटा मर चुका है और उसकी जगह मैं जैसा नकली आदमी बैठा हूं, तो शायद वह मुझे तुरंत किसी वेदी पर बांधकर कोई अजीब रस्म शुरू कर देता।
अपनी जान बचाने के लिए मैंने सारी टिप्पणियां दिल में दबा लीं और चेहरे पर एक आज्ञाकारी मुस्कान ला दी। मैंने उसका कंधा पकड़कर धीरे से कहा, पिताजी, ये सब तो बस दुनिया की चीजें हैं, इनके लिए इतना परेशान मत होइए। फिर मैंने सीधे असली मुद्दे पर सवाल दाग दिया, फंडिंग का इंतजाम कहाँ तक पहुंचा? ये सुनते ही मू चांगाहों का चेहरा जम गया। कुछ पल बाद उसने मजबूरी में सिर हिलाया। हालांकि अगले ही पल उसने हंसकर भरोसा दिलाया कि वह कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लेगा। लेकिन मेरा दिल फिर भी बेचैन था। आखिर यह सवाल सीधे मेरी आने वाली जिंदगी से जुड़ा हुआ था। अगर मुझे याद कहानी सही थी तो मू चांगाहों को कोई समाधान मिलने वाला नहीं था। मूल कहानी के अनुसार वह अंत में पूरी तरह दिवालिया हो जाता है। सिर्फ वही नहीं, उसका बेटा यानी यह शरीर जिसका मैं मालिक बना हूँ भी अंत में नदी में कूदकर मर जाता है। ऐसे आदमी से चमत्कार की उम्मीद करना बेकार था। लगता है अब मुझे खुद ही पता लगाना होगा कि लेंग छिंगच्यू आखिर कितने पैसे निकाल सकती है। तभी मू चांगाहों की आवाज ने मेरे विचारों को तोड़ दिया। मैं तुरंत सामान्य हो गया और मुस्कुराकर उसे डाइनिंग टेबल की ओर ले गया। मैंने जानबूझकर कहा, आंटी ने आज रात आपके पसंदीदा सारे व्यंजन बनाए हैं। बस इतनी सी बात सुनते ही एक बड़े बिजनेस टाइकून की आंखें लाल हो गईं, क्योंकि पहले वाला मैं कभी किसी और की पसंद की परवाह नहीं करता था। उसकी नजरों में सिर्फ अपनी इच्छाएं थीं। लेकिन आज पहली बार मैंने उसकी पसंद का ख्याल रखा था। मू चांगाहों का दिल पूरी तरह पिघल गया। वह संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ भोजन कक्ष की ओर बढ़ गया। उसी समय दूसरी तरफ लेंग परिवार की पुरानी हवेली में अमीर घराने की मालकिन सोंगछिंग सोफे पर आराम कर रही थी। अचानक उनके फोन पर एक के बाद एक संदेश आने लगे। झुंझलाकर उन्होंने फोन खोला, लेकिन स्क्रीन पर जो दिखाई दिया उसे देखकर वह चौंक गईं। वह मेरे सोशल मीडिया पोस्ट का स्क्रीनशॉट था। मैं अपनी महंगी घड़ियां और लिमिटेड एडिशन जूते बेच रहा था। शुरुआत में उन्हें लगा यह कोई मामूली ऑनलाइन बिक्री होगी, लेकिन जब उन्होंने पोस्ट करने वाले का नाम देखा तो उनका चेहरा बदल गया। मूगे यानी मैं। इसी बीच अमीर महिलाओं के ग्रुप चैट में तानों की बाढ़ आ गई। सब लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या मू परिवार दिवालिया होने वाला है। कुछ लोग तो व्यंग्य करते हुए कह रहे थे, लेंग परिवार की बड़ी बेटी अपने बॉयफ्रेंड का खर्च तक नहीं उठा सकती, बेचारा सामान बेचकर पैसे जुटा रहा है। सोंगछिंग की भौहें सिकुड़ गईं। सच कहें तो उनका मेरे बारे में पहला प्रभाव बेहद खराब था। हर बार मैं अजीब हेयर स्टाइल, चमकीले कपड़े और भद्दे मेकअप के साथ उनके सामने आता था। मेरे पूरे व्यक्तित्व से एक सस्ता और अपरिपक्व एहसास झलकता था। उस समय उन्हें लगा था कि उनकी बेटी बस थोड़े समय के लिए मेरा इस्तेमाल कर रही है। जब तक शादी की बात ना हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब मामला अलग था। आखिर मैं भविष्य की उत्तराधिकारी का आधिकारिक बॉयफ्रेंड था। अगर लोग जान जाएं कि मैं सेकंड हैंड सामान बेच रहा हूं तो लोग हंसेंगे कि लेंग परिवार कितना कंजूस है। लेकिन तभी उनकी नजर मेरे नए प्रोफाइल फोटो पर पड़ी। फोटो में मैं बेहद साफ सुथरा और आकर्षक दिखाई दे रहा था, पुराने वाले बेहुदा रूप से तो 100 गुना बेहतर। फिर उन्हें हाल ही में मू परिवार की आर्थिक समस्याओं की अफवाह याद आई। धीरे धीरे उनके मन का गुस्सा कम होने लगा। उन्होंने सोचा, कम से कम ये लड़का सिर्फ पैसे उड़ाने वाला निकम्मा नहीं निकला। संकट के समय अपने परिवार की मदद करने के लिए अपनी चीजें बेच रहा है। लेकिन अगले ही पल उन्होंने सिर हिलाया। हालांकि कुछ घड़ियां बेच देने से क्या बदल जाएगा, ये सोचकर उन्होंने तुरंत अपनी बेटी लेंग छिंगच्यू को फोन लगाया। जैसे ही कॉल जुड़ी उन्होंने पूछा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड सोशल मीडिया पर अपना सामान बेच रहा है, तुम्हें पता है? फोन के दूसरी तरफ कुछ क्षणों तक पूरी खामोशी छाई रही। स्पष्ट था कि लेंग छिंगच्यू ने नहीं सोचा था कि इतनी छोटी बात उसकी मां तक पहुंच जाएगी। कुछ देर बाद उसने शांत स्वर में कहा, मुझे पता है। सोंगछिंग ने हैरानी से पूछा, अगर पता है तो उसे ऐसा करने क्यों दे रही हो? लेकिन लेंग छिंगच्यू की आवाज में कोई भाव नहीं था। वह उसका सामान है, उसे बेचने का पूरा अधिकार है। ये सुनकर सोंगछिंग पूरी तरह निरुत्तर हो गई। उन्हें लगा जैसे वह किसी पत्थर से बात कर रही हो। उन्होंने गुस्से में कहा, चाहे तुम कितनी भी परवाह न करो, क्या अपने बॉयफ्रेंड को पैसों की कमी में सेकंड हैंड सामान बेचते देखते रहोगे? फोन के दूसरी तरफ लेंग छिंगच्यू ने बस आंखें घुमाई। उसने शांत स्वर में कहा, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। दूसरे लोग क्या सोचते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोंगछिंग ने समझ लिया कि बेटी को मनाना असंभव है। तब उन्होंने अचानक विषय बदल दिया। उन्होंने मेरे नए प्रोफाइल फोटो की तारीफ करते हुए कहा, वैसे वह लड़का पहले से काफी अच्छा लग रहा है, क्यों ना किसी दिन उसे तुम्हारी दादी से मिलवाया जाए। लेकिन लेंग छिंगच्यू ने बिना सोचे तुरंत मना कर दिया। उसके मन में व्यंग्यपूर्ण हंसी गूंज उठी। उसे याद था कि पहले वाला मैं कितना अजीब दिखता था। अगर वह सचमुच मुझे दादी के सामने ले जाती तो शायद बुजुर्ग महिला गुस्से में वहीं बेहोश हो जाती। इसके अलावा उसकी माँ को यह भी नहीं पता था कि यह तथाकथित बॉयफ्रेंड आखिर बना कैसे था। इसलिए उसने और बहस करना उचित नहीं समझा, सीधे फोन काट दिया। फोन की कटती हुई आवाज सुनकर सोंगछिंग पूरी तरह निराश हो गईं। उन्होंने फोन एक तरफ फेंका और फैसला किया कि अब इस मामले में दखल नहीं देंगी। क्रमशः अगली सुबह मैं तेजी से बजती वीचैट नोटिफिकेशन की आवाज से जाग गया। नींद भरी आंखों से फोन उठाया और पुराने खर्चों का रिकॉर्ड देखने लगा। रिकॉर्ड देखते ही मेरा चेहरा काला पड़ गया। इन खर्चों में से आधे से ज्यादा उसी औरत की वजह से हुए थे। कुछ ही दिन पहले मूल मालिक उसके कहने पर 20 लाख युआन नहीं बल्कि पूरे 2 लाख युआन यूं ही पानी की तरह बहा चुका था। मैंने मैसेज खोला।
स्क्रीन पर लू चेंग का बेहद उत्साहित संदेश दिखाई दिया। मेरे होंठों पर ठंडी मुस्कान उभर आई। लगता है फिर से मुझे एटीएम समझ लिया है। मैंने बिना एक पल गंवाए जवाब टाइप किया, नहीं आ रहा। उधर वाला शायद सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसका सबसे बड़ा शिकार उसे मना कर देगा। अगले ही पल ताने भरे संदेश आने लगे। वह मेरे सेकंड हैंड सामान बेचने की बात का मजाक उड़ाने लगा। यहाँ तक कि उसने सीधा पूछ लिया, क्या तुम सच में कंगाल हो गए हो? मैंने बिना पलक झपकाए जवाब भेज दिया, हाँ मैं कंगाल हो गया हूँ। तो पिछले साल जो 50,000 नहीं पूरे 5 लाख युआन तुमने मुझसे उधार लिए थे, उन्हें कब लौटाने वाले हो? संदेश भेजते ही चैट बॉक्स में मौत जैसी खामोशी छा गई। मैंने कोई जल्दी नहीं दिखाई। आराम से फोन नीचे रखा और बाथरूम जाकर तैयार होने लगा। जब वापस लौटा तब जाकर उसका जवाब आया। लू चेंग ने हमेशा की तरह दुख भरी कहानी शुरू कर दी। वह रोने लगा कि उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब है, फिर उल्टा मुझे ही दोष देने लगा। पहले तो तुम कभी पैसों के लिए दबाव नहीं डालते थे। मैंने भौं उठाई और सीधे उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल खोल दी। अगले ही पल मेरी हंसी निकल गई। कल रात ही उसने एक नई पोस्ट डाली थी, लग्जरी क्लब का वीआईपी सेक्शन, महंगी विदेशी शराबों से भरी मेज और नीचे लिखा था, आज की रात सिर्फ मौज मस्ती के नाम। मैंने तुरंत स्क्रीनशॉट लिया और उसके सामने भेज दिया। पैसों की इतनी तंगी है, फिर रोज क्लबों में जाकर पैसे कौन उड़ा रहा है? इस बार लू चेंग पूरी तरह चुप हो गया। काफी देर बाद शायद शर्म और गुस्से से बौखलाकर उसने लंबा संदेश भेजा, भाई तुम बदल गए हो। पहले तुम अपने दोस्तों के साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करते थे। स्क्रीन पर चमकते इस घटिया भावनात्मक ब्लैकमेल को देखकर मैं लगभग हंस पड़ा। मैंने बिना समय बर्बाद किए अंतिम चेतावनी टाइप की, बकवास बंद करो। 1 दिन के अंदर मेरे 5 लाख युआन पूरे के पूरे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हारा नाम सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दूंगा और सबको बता दूंगा कि तुम उधार लेकर पैसे नहीं लौटाते। मैसेज भेजने के बाद मैंने फोन सिंक के पास रख दिया और आराम से दांत साफ करने लगा। उधर लू चेंग स्क्रीन पर लिखे शब्दों को घूर रहा था। गुस्से से उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन अगले ही पल उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसे याद आया कि कल ही उसने मेरी पोस्ट देखी थी। मैं अपनी महंगी घड़ियां और ब्रांडेड सामान खुलेआम बेच रहा था। जो आदमी अपनी इज्जत की परवाह किए बिना ऐसा कर सकता है, वह किसी कर्जदार दोस्त को सार्वजनिक करने में बिल्कुल नहीं हिचकेगा। फिर उसे मुंह परिवार का विशाल सामाजिक दायरा याद आया। उस सूची में अनगिनत अमीर लोग और प्रभावशाली परिवार जुड़े हुए थे। अगर उसका नाम वहां बदनाम हो गया तो भविष्य में उसका सामाजिक जीवन खत्म हो जाएगा। दिल पर पत्थर रखकर उसने आखिरकार जवाब भेजा, ठीक है, कल पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। यकीन नहीं होता कि हमारी दोस्ती इस मुकाम तक पहुंच जाएगी। मैंने स्क्रीन की ओर देखा और व्यंग्य से मुस्कुरा दिया। दोस्ती? केवल मूल कहानी का वह बेवकूफ ही इस तरह के ड्रामे में फंसता। मैंने सीधे जवाब दिया, अच्छी खबर का इंतजार रहेगा। मुझे दोबारा याद दिलाने पर मजबूर मत करना। इसके बाद मैंने आराम से नाश्ता करना शुरू कर दिया। फोन की लंबी कॉन्टैक्ट लिस्ट को स्क्रॉल करते हुए मैं एक एक नाम को नजरअंदाज करता गया। फिर अचानक मेरी उंगली एक नाम पर रुक गई, नान लीचुआन। ये वही व्यक्ति था जो मूल मालिक के अमीर बनने के बाद उसका पहला सच्चा दोस्त बना था। उसका स्वभाव ईमानदार और शांत था। जब भी मूल मालिक किसी के हाथों बेवकूफ बनता, वह उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन मूल मालिक को उसकी बातें उपदेश लगती थीं। आखिरकार उसने खुद ही इस दोस्ती को दूर कर दिया। फिर भी नान लीचुआन ने कभी उसे अपने संपर्कों से नहीं हटाया। कभी कभी तो उसकी पोस्ट पर चुपचाप लाइक भी कर देता था। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मैंने 6 महीने से बंद पड़े चैट बॉक्स को खोला और सीधे संदेश भेज दिया, ऑनलाइन हो? कुछ ही सेकंड बाद जवाब आ गया, हाँ क्या बात है? मैंने कोई औपचारिक बातचीत नहीं की, सीधे मुद्दे पर आ गया। मुझे याद है कि तुम और लेंग छिंगच्यू एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पहले उसका कोई और बॉयफ्रेंड था या नहीं। असल में मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। मैं जानना चाहता था कि वह अमीर सीईओ अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स को ब्रेकअप के बाद कितना पैसा देती थी। लेकिन इस बार दूसरी तरफ लंबे समय तक कोई जवाब नहीं आया। लगभग 1 मिनट बाद नान लिचुआन का संदेश आया, नहीं, तुम उसके पहले और अब तक के इकलौते बॉयफ्रेंड हो। ये पढ़ते ही मेरी सारी उम्मीदें टूट गईं। सब कुछ मूल कहानी जैसा ही था। अब मेरे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि लेंग छिंगच्यू ब्रेकअप पर कितना पैसा देती है। मैंने निराश होकर लंबी सांस छोड़ी। फिर धन्यवाद लिखकर बातचीत खत्म करने ही वाला था कि अचानक नान लीचुआन ने एक और संदेश भेज दिया, आज तुम बहुत अजीब लग रहे हो। सच सच बताओ, क्या किसी मुसीबत में हो? तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? मैं तुम्हें उधार दे देता हूँ। स्क्रीन पर यह शब्द देखते ही मेरी आंखें नम हो गईं। मूल मालिक सचमुच अंधा था। इतने सच्चे दोस्त को उसने बेकार समझकर दूर कर दिया था। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता था कि नान परिवार पहले ही पतन की ओर जा चुका है। उनकी हालत तो अब मुंह परिवार से भी खराब थी। इसलिए मैं किसी भी कीमत पर इस मुश्किल समय में उसे अपने साथ नहीं घसीट सकता था। क्रमशः मैंने जल्दी से नान लीचुआन को जवाब भेजा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस वीकेंड फ्री हो तो साथ में खाना खाते हैं, मेरी तरफ से। मैसेज भेजने के बाद मैं जवाब का इंतजार करने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दूसरी तरफ पूरे 30 सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक एक संदेश आया, तुम सच में मुगे हो? मैं एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। फिर तुरंत जवाब टाइप किया, बिल्कुल असली हूँ, वीकेंड पर मिलते हैं। फोन नीचे रखकर मैंने पानी का बड़ा घूंट लिया। अब जबकि मुझे लेंग छिंगच्यू के पुराने रिश्तों से कोई जानकारी नहीं मिलने वाली थी।
तो उस रहस्यमयी ब्रेकअप फीस का सच जानने के लिए मुझे खुद उसी औरत से बात करनी पड़ेगी। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया। उसी समय शहर के एक प्राइवेट लग्जरी बिलियर्ड क्लब में थक क्यू बॉल की तेज आवाज गूंजी। लिंग छिंगचू ने झुककर लाल गेंद को बिल्कुल सटीक निशाने के साथ पॉकेट में डाल दिया। जैसे ही उसकी दोस्त लिu यानयान ताली बजाने वाली थी, टेबल के किनारे रखा फोन अचानक चमक उठा। लिंग छिंगचू ने लापरवाही से फोन उठाया, लेकिन स्क्रीन देखते ही उसकी गहरी आंखें सिकुड़ गईं। वीचैट पर केवल 3 शब्द लिखे थे, ब्रेकअप कर लें। कुछ दिन पहले तक जो आदमी उसकी जिंदगी से चिपका रहता था, आज वही खुद ब्रेकअप की बात कर रहा था। लिu यानयान ने तुरंत उसकी प्रतिक्रिया भांप ली। क्या हुआ? लिंग छिंगचू ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आवाज में अविश्वास साफ झलक रहा था। अगर मूगे खुद ब्रेकअप करना चाहता है तो क्या मैं उसकी बात मान सकती हूँ? लेकिन यह सुनते ही लिu यानयान और दूसरी दोस्त वैन वॉन ने एक दूसरे को देखा। फिर दोनों ने एक साथ कहा, बिल्कुल नहीं। वैन वॉन तो शरारती मुस्कान के साथ बोली, हमारी शर्त भूल गई क्या? तुम्हें मूगे के साथ पूरे 1 महीने तक रिश्ता निभाना ही होगा। अगर वह खुद भी छोड़कर जाना चाहे तब भी तुम्हें उसे रोकना पड़ेगा। ये सुनकर लिंग छिंगचू ने गहरी सांस ली। 1 महीने पहले वह इन दोनों सहेलियों से शर्त हार गई थी और उसी शर्त की वजह से उसे यह अजीब रिश्ता स्वीकार करना पड़ा था। समस्या ये थी कि ये दोनों किसी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थी। यहाँ तक कि महंगी स्पोर्ट्स कार देकर भी शर्त खत्म नहीं की जा सकती थी। वे बस उसे परेशान होते देखना चाहती थी। शुरू में उसे लगा था कि 30 दिन निकालना आसान होगा, लेकिन मूगे की सनकी और चिपकू हरकतों ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। अब जब आखिरकार वह खुद ब्रेकअप की बात कर रहा था और तो उल्टा उसे ही रिश्ता बचाने के लिए कहा जा रहा था। ठीक है, लिंग छिंगचू ने ठंडे चेहरे से सिर झुका लिया। फिर फोन लेकर खिड़की के पास चली गई। उसकी लंबी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चलने लगी। जाकर अपने प्यारे बॉयफ्रेंड को मना लेती हूँ। पीछे से तुरंत वैन वॉन की हंसी गूंज उठी। मूगे तो तुम पर जान छिड़कता है। उधर जब मेरे फोन पर उसका जवाब आया तो मैं लगभग बिजली का झटका खा गया। स्क्रीन पर साफ लिखा था, नहीं, अभी ब्रेकअप नहीं होगा। मैंने मैसेज को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरी 3 बार पढ़ा। फिर गुस्से में फोन सोफे पर फेंक दिया। क्या इस औरत के दिमाग में कोई स्क्रू ढीला है? मैं सोफे पर गिरते हुए आसमान की तरफ देखने लगा। वह मुझे पसंद नहीं करती, मुझसे बात तक नहीं करना चाहती, मेरे साथ 1 मिनट बिताना भी उसे पसंद नहीं, फिर भी ब्रेकअप नहीं करना चाहती। मेरा पूरा प्लान तैयार था। अगर वह हाँ कह देती तो मुझे तुरंत ब्रेकअप फीस मिल जाती। उसके बाद मैं हिसाब लगा सकता था कि 50 मिलियन युआन के फंडिंग गैप को भरने के लिए और कितने पैसे चाहिए। लेकिन इस औरत ने पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी थी। मैंने झुंझलाकर जवाब टाइप किया, क्यों? उधर बिलियर्ड क्लब में लिंग छिंगचू ने स्क्रीन पर नजर डाली, फिर बिना किसी भाव के जवाब भेज दिया, अभी नहीं, कोई कारण नहीं है। उसका जवाब पढ़कर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। क्या सच में मुझे उस 1 महीने की समय सीमा खत्म होने तक इंतजार करना पड़ेगा? मैंने दांत भींच लिए। नहीं, अगर मुझे मुंह परिवार को दिवालिया होने से बचाना है तो किसी भी तरह नया रास्ता निकालना होगा। लेकिन किस्मत ने उसी रात मुझे एक नया मौका दे दिया। रात के 9 बजे अचानक एक वीडियो मैसेज आया। भेजने वाला था नान लीचुआन। मैसेज में लिखा था, बाहर आकर थोड़ा एंजॉय करो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी यहीं है। मैंने तुरंत वीडियो खोल दिया। स्क्रीन पर एक प्राइवेट पार्टी रूम दिखाई दिया। धुंधली रोशनी, तेज संगीत, हर तरफ शराब और हंसी मजाक। फिर कैमरा अचानक घूम गया। कमरे के सबसे अंदर वाले कोने में एक महिला शांति से बैठी हुई थी। वह थी लिंग छिंगचू। उसकी टांगें एक दूसरे पर टिकी हुई थीं। सफेद और लंबी उंगलियां वाइन ग्लास को धीरे धीरे घुमा रही थीं। उसका आधा चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी पूरे कमरे पर भारी पड़ रही थी। उसे देखते ही मैं सीधा बैठ गया। फौरन मैसेज भेजा, तुम लोग एक ही पार्टी में कैसे पहुंच गए? कुछ ही सेकंड बाद जवाब आया, लेकिन जवाब भेजने वाली आवाज नान लीचुआन की नहीं थी। वह एक मधुर आवाज वाली महिला गायक थी। जैसे ही उसकी नजर स्क्रीन पर मेरे नाम पर पड़ी, वह इतनी घबरा गई कि गाते गाते उसकी आवाज ही टूट गई। क्रमशः अचानक एक तीखी आवाज ने पूरे हॉल का ध्यान खींच लिया। दरवाजे की तरफ सबकी नजरें मुड़ गईं और फिर पूरा कमरा एक पल के लिए जम गया। मैं मंद रोशनी में खड़ा था, सफेद कैजुअल सूट में, लंबा और सीधा शरीर। हल्के बिखरे बाल मेरे चेहरे को और भी आकर्षक बना रहे थे। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं कौन हूँ। तभी नान लीचुआन अचानक खड़ा हुआ और उत्साह से हाथ हिलाकर बोला, इधर आओ भाई। ये सुनते ही पूरे कमरे में ठंडी सांसें गूंज उठी, क्योंकि उनके हिसाब से नान लीचुआन के साथ घूमने वाला सिर्फ एक ही आदमी था, मूगे, वही बदनाम, अजीब और गैर सभ्य लड़का। लेकिन उनके सामने खड़ा यह साफ सुथरा हैंडसम आदमी, वह उस मूगे जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैं बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे उसकी तरफ चला गया। काफी समय बाद मिले। नान लीचुआन खुश होकर मेरा कंधा पकड़ लेता है, यार आज तू बहुत हैंडसम लग रहा है, ऐसा ही लुक हमेशा रखना चाहिए। मैं हल्की मुस्कान के साथ बोला, धन्यवाद। फिर वह बाकी लोगों से मेरा परिचय कराने लगा। लेकिन कमरे का माहौल अजीब हो गया था, क्योंकि यहाँ हर कोई मेरे पुराने रूप को जानता था। झगड़ालू, अस्थिर और खराब स्वभाव वाला मूगे। अब अचानक इतना बदलाव देखकर सब हैरान थे। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, कुछ सिर झुका रहे थे और कुछ बस चुपचाप मुझे देख रहे थे। लेकिन मुझे इन सब की परवाह नहीं थी। मेरी नजर सिर्फ एक ही जगह पर थी,
लेंग छिंगचियों। मैंने उसे देखा। उसने भी हल्की नजर से मुझे देखा, फिर तुरंत अपनी नजरें हटा लीं। मैंने धीरे से इशारा करके वहीं कोना चुन लिया जहां वह बैठी थी। नान लीचुआन ने धीरे से कहा, वहां आम तौर पर कोई नहीं बैठता, लेकिन क्योंकि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। यह सुनते ही मेरा दिल भारी हो गया। मैंने दांत भींचे और उसी डरावने कोने की तरफ चल दिया। और फिर जैसे ही मैं बैठा, पूरा कमरा और भी शांत हो गया। सबकी आंखें मेरे ऊपर थीं, जैसे सब इंतजार कर रहे हो कि मुझे तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन जो हुआ वह किसी ने नहीं सोचा था। लेंग छिंगच्यू ने मुझे न तो देखा और न ही कोई प्रतिक्रिया दी, बस हल्की सी नजर से मुझे महसूस किया, फिर मुस्कुराई। एक ठंडी ताना मारती मुस्कान। उसके मन में शायद यही था, दिन में ब्रेकअप की बात करता है, रात में खुद ही आकर बैठ जाता है। यह सिर्फ खेल है, ड्रामा है। मैं चुपचाप बैठा रहा। मेरा मन लगातार हिसाब लगा रहा था। मुझे किसी तरह 5 करोड़ युआन का फंडिंग गैप भरना था। तभी अचानक एक आदमी मेरे सामने आ खड़ा हुआ, जिन मुचेन। वह हल्की मुस्कान के साथ एक माइक्रोफोन मेरी तरफ बढ़ाता है। उसकी आंखों में साफ तिरस्कार था। फिर उसने कहा, अकेले बैठे हो, बोर हो रहे हो? तुम्हारे लिए एक गाना चुना है। स्क्रीन पर गाना आ गया, एक बेहद मुश्किल हाई टोन सॉन्ग। भीड़ में हल्की हंसी फैल गई, क्योंकि सब जानते थे मूगे बुरी तरह गा नहीं सकता। जिन मुचेन ने ताना मारा, क्या डर गए? या सच में हिम्मत नहीं है? पूरा कमरा मजे लेने को तैयार था। तभी मैं अचानक खड़ा हुआ, माइक्रोफोन छीन लिया और शांत आवाज में कहा, नहीं, ये गाना मैं कर सकता हूं, मैं तुम्हारे साथ गाऊंगा। नान लीचुआन ने माइक्रोफोन उठाकर मेरी तरफ देखा। वह अच्छी तरह जानता था कि पुराने मूगे की गायकी कितनी भयानक थी। अगर मुझे अकेले गाने दिया जाता तो मैं सबके सामने, खासकर लेंग छिंगच्यू के सामने, पूरी तरह बेइज्जत हो जाता। इसलिए वह मेरी मदद करना चाहता था। मैंने उसकी नीयत समझ ली और मुस्कुराकर कहा, ठीक है, साथ गाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बैठे जिन मुचेन के चेहरे पर तिरस्कार साफ दिखाई दे रहा था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कितने लोग साथ गाएंगे। उसकी नजर में मेरी आवाज इतनी खराब थी कि अगर कोई पेशेवर गायक भी साथ आ जाए तब भी मुझे नहीं बचा सकता था। वह आराम से सोफे पर बैठ गया, हाथ में शराब का गिलास उठाया और तमाशा देखने लगा। उसके दोस्त भी मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग करने लगे। उन्हें पूरा यकीन था कि आज मैं सबके सामने मजाक बन जाऊंगा। लेकिन जैसे ही संगीत शुरू हुआ, माहौल बदल गया। सिर्फ 6 महीनों में मेरी आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। हर सुर बिल्कुल सही जगह पर बैठ रहा था। आवाज साफ, मधुर और बेहद आकर्षक थी। नान लीचुआन ने कुछ सेकंड सुना, फिर चुपचाप अपना माइक्रोफोन वापस मेज पर रख दिया, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। कमरे में बैठे लोग एक एक करके मेरी तरफ देखने लगे। कुछ लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे असली आवाजें सुन रहे हैं। उन्हें लगा शायद ओरिजिनल सिंगर की रिकॉर्डिंग चल रही है। लेकिन जब मैंने बीच में एक हल्का सा अतिरिक्त सुर लगाया तो सबको समझ आ गया कि यह मेरी ही असली आवाज है। जिन मुचेन के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने सोचा था कि मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा, लेकिन उल्टा मैं पूरे कमरे का ध्यान खींच चुका था। उसने जल्दी से लेंग छिंगच्यू की तरफ देखा। जब उसने पाया कि वह अब भी फोन देखने में व्यस्त है, तब जाकर उसे थोड़ी राहत मिली। उधर मैं पूरी तरह गाने में डूब चुका था। मेरी आवाज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी। फिर हाई नोट वाला हिस्सा आया। मैंने उसे इतनी आसानी से पकड़ लिया जैसे वह कोई साधारण सुर हो। न आवाज कांपी, न सुर टूटा, न सांस फूली। पूरा प्रदर्शन स्थिर और दमदार था। पूरा प्राइवेट रूम एकदम शांत हो गया। लियू यानियान ने हैरानी से वेन वान की बाह पकड़ी। धीरे से बोली, मूगे में इतना बदलाव? वेन वान भी केवल असहाय होकर कंधे उचकाने लगी। कुछ ही देर में गाना खत्म हो गया। मैंने माइक्रोफोन नीचे रखा, फिर जिन मुचेन की तरफ देखकर मुस्कुराया। सच कहूं तो ये गाना मेरे ऊपर काफी झंझता है। मेरे आत्मविश्वासी चेहरे और सहज मुस्कान को देखकर उसके बगल में बैठी लड़की तक मुझे घूरने लगी। लेकिन जिन मुचेन का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ चुका था, वह मजबूरी में मुस्कुराया। अच्छा गाया, मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, धन्यवाद। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। मैंने तुरंत फोन निकाला और अगला गाना चुन दिया, छिंगझांग गाओयुआन, तिब्बती पठार, यानी चीन के सबसे मुश्किल हाई नोट गानों में से एक। फिर मैंने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर जिन, मुझे भी एक गाना मिला है जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब आपकी बारी। इतना सुनते ही पूरा कमरा उत्साह से भर गया। सब लोग तमाशा देखने के लिए तैयार हो गए। बड़ी स्क्रीन पर गाने का नाम चमक उठा। जैसे ही उसका मशहूर इंट्रो बजा, लियू यानियान लगभग शराब उगल बैठी। क्योंकि यह साफ था, मैंने मौके पर ही पलटवार कर दिया था। जिन मुचेन स्क्रीन को घूरता रह गया। उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था, क्योंकि यह गाना सामान्य लोगों के बस की बात नहीं था। उसी समय मैंने सिर थोड़ा टेढ़ा करके मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ, नहीं गा सकते? तो कोई दूसरा गाना लगा देता हूँ। मैंने वही शब्द उसी अंदाज में वापस उसके मुंह पर दे मारे जो उसने कुछ देर पहले मेरे लिए इस्तेमाल किए थे। जिन मुचेन वहीं जड़ हो गया। अगर वह गाना बदल देता तो सबके सामने हार मानने जैसा होता, लेकिन अगर नहीं बदलता तो यह गाना उसकी जान निकाल देता। आखिरकार उसने दांत भींच लिए, मेज से माइक्रोफोन उठाया। उसके मन में एक ही विचार था, जब मूगे गा सकता है तो मैं क्यों नहीं। गाना शुरू हुआ। उसने बड़ी मुश्किल से पहली लाइन गाई, कौन लाया, प्राचीन पुकार,
शुरुआत किसी तरह निकल गई, लेकिन कमरे में मौजूद हर इंसान जानता था कि असली मुश्किल अभी बाकी थी। जैसे जैसे गाना आगे बढ़ा, उसकी आवाज और ज्यादा तनाव में आने लगी। सुर लगातार ऊपर जा रहे थे और फिर वह खतरनाक हाई नोट सामने आ गया। जिन मुचेन ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन शब्द पूरा निकलने से पहले ही क्रैक, उसकी आवाज टूट गई। फिर एक बार नहीं, लगातार टूटती चली गई। आखिर में ऐसा लगा जैसे किसी बूढ़ी बत्तख का गला दबाया जा रहा हो। कमरा एक सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर किसी की हंसी छूट गई और उसके बाद पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा। मैंने तो हंसी रोकने की कोशिश भी नहीं की, जोर से ठहाका मार दिया। मेरी सोच साफ थी, जो मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश करेगा, मैं उसे 100 गुना ज्यादा शर्मिंदा करूंगा। जिन मुचेन का चेहरा सूझे हुए बैंगन जैसा हो चुका था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, मैंने अचानक उसकी तरफ अंगूठा उठाया और गंभीर चेहरे से बोला, मिस्टर जिन, आपने बहुत अच्छा गाया। ये सुनकर उसका खून खौल उठा। वह मुझे वहीं फाड़ डालना चाहता था, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता था। आखिरकार उसने गुस्से में माइक्रोफोन फेंका और कमरे से बाहर निकल गया। धड़ाम, दरवाजा जोर से बंद हुआ। मैंने राहत की सांस ली, खुद के लिए शराब का एक गिलास भरा और आराम से बैठ गया। उधर नान लीचुआन की आंखें चमक रही थीं। इतने वर्षों में उसने मुझे कभी इतना आत्मविश्वासी, तेज और प्रभावशाली नहीं देखा था। मैंने उसकी नजर पकड़ ली, मुस्कुराकर गिलास उठाया। उसने भी अपना गिलास उठाया। दोनों ने दूर से ही चीयर्स किया और तभी पूरी शाम से चुप बैठी लैंग छिंगचियू ने धीरे से सिर उठाया। उसकी ठंडी आंखें पहली बार सीधे मेरी तरफ टिक गईं, मानो वह पहली बार सच में मुझे देख रही हो। क्रमशः लेंग छिंगचियू मेरी तरफ देख रही थी। जब उसने मेरे चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान देखी तो उसके मन में अजीब सा एहसास पैदा हुआ। मुस्कान तो पहले जैसी ही थी, लेकिन मेरा स्वभाव, मेरा व्यवहार और मेरे पूरे व्यक्तित्व का आभा मंडल पूरी तरह बदल चुका था। ये बदलाव इतना बड़ा था कि उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उसी समय मैंने अचानक सिर घुमाया। हमारी नजरें सीधे टकरा गईं। मैंने मुस्कुराते हुए अपना गिलास उठाया। गर्लफ्रेंड, एक ड्रिंक हो जाए? लेकिन लैंग छिंगचियू ने बस मुझे ठंडी नजर से देखा, फिर बिना कुछ कहे अपनी नजरें हटा ली। मेरा हाथ हवा में ही लटका रह गया। मैं मन ही मन बड़बड़ाया, सच में क्या घटिया लड़की है। फिर मैंने खुद ही गिलास उठाकर एक ही घूंट में शराब खत्म कर दी। लेकिन तभी लैंग छिंगचियू अचानक खड़ी हो गई। वह बिना कुछ बोले टी टेबल के चारों ओर घूमी और सीधे बाहर निकल गई। लियू यानियान ने पीछे से आवाज लगाई, अरे कहाँ जा रही हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर मेरे दिमाग में तुरंत एक विचार आया। मैंने भी गिलास नीचे रखा। मैं अभी आया। नान लीचुआन से इतना कहकर मैं तुरंत उसके पीछे निकल पड़ा। जैसे ही मैं बाहर गया, कमरे के अंदर फुसफुसाहटों का तूफान उठ गया। देखा, फिर उसके पीछे भाग गया। दिन रात लेंग छिंगचियू से चिपका रहता है। आखिर कब ब्रेकअप करेगा? सिर्फ ये सोचकर ही घिन आती है कि वे दोनों अभी भी साथ हैं। इन जहरीली बातों को सुनकर नान लीचुआन का चेहरा उतर गया। वह कुछ बोलने ही वाला था कि उसकी गर्लफ्रेंड शिया लियोली ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रहा। उसने सबकी तरफ देखकर ऊंची आवाज में कहा, मुझे तो मुंह अच्छा इंसान लगता है। कमरा अचानक शांत हो गया, लेकिन बाकी लोग कुछ कहते उससे पहले शिया लियोली भड़क उठी। नान लीचुआन। उसकी तेज आवाज को सुनकर नान लीचुआन खुद चौंक गया। क्या हुआ? शिया लियोली जैसे बहुत दिनों से दबा गुस्सा निकाल रही थी। तुम सच में बेवकूफ हो? भूल गए मुझे तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता था? जब उसे जरूरत होती थी तभी तुम्हें याद करता था, बाकी समय तो तुम्हारे मैसेज तक का जवाब नहीं देता था। उसने तुम्हारा कितनी बार इस्तेमाल किया, फिर भी तुम उसे दोस्त मानते हो। उसी समय बाहर से लौटता हुआ जिन मुचेन यह सब सुन लेता है। वह तुरंत मौके का फायदा उठाने आगे बढ़ा। चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान थी। नान लीचुआन, क्या मुगे ने तुम्हारी जान बचाई थी, जो तुम उसकी इतनी तरफदारी कर रहे हो? लेकिन अगले ही पल नान लीचुआन का चेहरा गंभीर हो गया। हाँ, उसने सच में मेरी जान बचाई थी। ये सुनते ही पूरा कमरा सन्न रह गया। नान लीचुआन धीरे धीरे बोला, जब हम पहली बार मिले थे तब मैं तैरना सीख रहा था। गलती से गहरे पानी में चला गया था। मैं डूब रहा था और मुझे बचाने वाला मुगे था। उसकी आंखों में पुरानी यादें तैरने लगीं। उस समय उसे खुद ठीक से तैरना भी नहीं आता था। डॉगी पैडल से भी धीमा तैरता था। फिर भी उसने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे किनारे तक खींचा। इसलिए दुनिया उसके बारे में कुछ भी कहे, मेरे लिए वह हमेशा मेरा दोस्त रहेगा। जिन मुचेन के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वह तो बस ताना मार रहा था। उसे क्या पता था कि सच में जान बचाने वाला एहसान मौजूद है। लेकिन शिया लियोली अब भी नहीं मानी। तुम कितने भोले हो सकता है उसने बस यूं ही तुम्हें बचा लिया हो, जैसे कोई रास्ते में बिल्ली या कुत्ता बचा ले। तुमने इतने साल जो कुछ उसके लिए किया, उससे तो यह एहसान कब का उतर चुका है। यह सुनकर नान लीचुआन का धैर्य टूट गया। शिया लियोली, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? शिया लियोली ठंडी हंसी हंसी, मैं निर्दयी हूँ? ठीक है, तो जाओ मुगे के साथ ही रहो। इतना कहकर वह गुस्से में उठी, दरवाजा खोला और बिना पीछे देखे बाहर चली गई। लेकिन नान लीचुआन अपनी जगह से नहीं हिला। वह बस चुपचाप बैठा रहा। उसे मनाने तक नहीं गया। अब कमरे का माहौल पूरी तरह जम चुका था।
किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की, क्योंकि भले ही आज मैंने कोई तमाशा नहीं किया था, लेकिन पुराने मुगे की छवि इतनी खराब थी कि कोई भी मुझ पर आसानी से भरोसा नहीं कर सकता था। उधर बाहर गलियारे में रोशनी धुंधली थी, मोटा कालीन कदमों की सारी आवाज निकल रहा था। लेंग छिंगच्यू तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसके लंबे कदमों की वजह से मुझे लगभग दौड़ना पड़ रहा था। एक समय तो लगा कि मैं उसे खो दूंगा। आखिरकार मैं हाँफते हुए उसके सामने पहुंच गया, दोनों हाथ फैलाकर उसका रास्ता रोक लिया। रुको! वह आखिर रुक गई। ऊपर से नीचे तक मुझे देखते हुए बोली, कोई काम है? मैंने चारों तरफ देखा, यह सुनिश्चित कर लिया कि आसपास कोई नहीं है। फिर सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, लेंग छिंगच्यू, तुम ब्रेकअप क्यों नहीं करना चाहती? मुझे क्या करना होगा ताकि तुम मुझसे अलग हो जाओ? लेंग छिंगच्यू कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, तुम सच में इतना ब्रेकअप करना चाहते हो? मैंने बिना झिझक सिर हिला दिया। हाँ, बहुत ज्यादा। कुछ पल तक हवा भी जैसे रुक गई। फिर उसने शांत स्वर में कहा, जल्द ही हो जाएगा, बस थोड़ा और इंतजार करो। उसका जवाब सुनकर मैं लगभग घुट गया। मुझे भी पता था कि जल्द ही होगा। हमारे समझौते की अवधि में सिर्फ 13 दिन बचे थे। मैं तो हर दिन गिन रहा था, लेकिन मेरी असली चिंता तो ब्रेकअप के बाद मिलने वाले पैसों की थी, और ये बात मैं उसके सामने नहीं कह सकता था। मैं कुछ और बोलने ही वाला था कि वह अचानक मेरे पास से निकल गई। लेंग छिंगच्यू! मैं तुरंत पीछे भागा। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, सीधे लिफ्ट में गई और क्लोज बटन दबा दिया। मैं बस खड़ा देखता रह गया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगा, मेरे अंदर का गुस्सा फट पड़ा। मैंने हाथ उठाया और दरवाजे की छोटी सी दरार की तरफ देखकर जोर से बीच वाली उंगली दिखा दी। ऐसी लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। न खुद कुछ करती है, न किसी और को करने देती है। असल में तो तुम ही नंबर 1 रेड फ्लैग हो। उस समय मेरे दिल में सिर्फ एक ही भावना थी, गुस्सा, और उससे भी ज्यादा बेबसी। क्रमशः मुझे क्या पता था, लिफ्ट का दरवाजा पूरी तरह बंद ही नहीं हुआ था। आखिरी बची हुई दरार से लेंग छिंगच्यू ने मेरी उठी हुई मिडिल फिंगर साफ साफ देख ली थी। उसने मन ही मन सोचा, ये आदमी सच में बदल गया है। पहले तो बस लगातार फोन करके परेशान करता था, अब तो सीधे व्यक्तिगत हमला करने लगा है। लेकिन उसके लिए यह सब ज्यादा मायने नहीं रखता था। बस 13 दिन और सहना था। 13 दिन बाद वह हमेशा के लिए मुझसे छुटकारा पा लेगी। फिर लिफ्ट का दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया। उधर मैं तुरंत अपनी उंगली नीचे कर चुका था। लेंग छिंगच्यू की अब भी वाली नजर इतनी ठंडी थी कि मुझे पूरा यकीन था वह उस इशारे का मतलब समझ चुकी है। मैंने मन ही मन अफसोस किया, इतनी बेइज्जती के बाद भी वह लिफ्ट से बाहर नहीं आई। अगर वह पहले ब्रेकअप करने को तैयार नहीं है तो मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। लेकिन वह पूरे 50 मिलियन युआन की ब्रेकअप फीस थी। इतना पैसा आखिर कहां से मिलेगा? इसी उधेड़बुन में मैं वापस प्राइवेट रूम में पहुंचा। दरवाजा खुलते ही कान फाड़ देने वाला संगीत सुनाई दिया, लेकिन अंदर का माहौल अजीब तरह से भारी था। मुझे देखते ही नान लीचुआन तुरंत खड़ा हो गया। वह जल्दी से मेरे पास आया। मुगे, चलो घर चलते हैं। मैं थोड़ा चौंका, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? लेकिन नान लीचुआन जवाब देता उससे पहले जिन मुछेन व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ बोल पड़ा, उसकी गर्लफ्रेंड? तुम्हारी वजह से उससे जोरदार लड़ाई हुई है। वह तो काफी पहले ही चली गई। मैंने उसकी तरफ देखा। वह सोफे पर फैला हुआ बैठा था, चेहरे पर साफ लिखा था, मजा आ रहा है। अगले ही पल नान लीचुआन का चेहरा काला पड़ गया। जिन मुचेन, अगर इतना ही खाली बैठे हो तो जाकर छिंगझांग गाओ युआन, एक बार और गा लो। बगल में बैठी लियू यानयान हंसी रोक नहीं पाई, सीधे जोर से हंस पड़ी। जिन मुचेन का चेहरा तवे जैसा काला हो गया। मैं तो बस सच बोल रहा हूँ, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? लेकिन नान लीचुआन अब उससे बहस करने के मूड में नहीं था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और सीधे बाहर ले गया। दरवाजा बंद होते ही गलियारा शांत हो गया। मैंने उसकी तरफ देखा, सॉरी, लेकिन उसने तुरंत सिर हिला दिया। तुम्हारी गलती नहीं है। मैं और श्या लियोली काफी समय से रोज झगड़ रहे थे। शायद अब सच में साथ नहीं चल पाएंगे। हम दोनों साथ साथ क्लब से बाहर निकले। गर्मियों की हल्की रात की हवा चेहरे से टकराई। अचानक नान लीचुआन रुक गया, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, जब तक तुम मुझे अपना दोस्त मानते रहोगे मेरे लिए वही काफी है। उसकी बात सुन, ऐसा दोस्त तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। मेरे वाले तो इतने कमीने हैं कि किसी लड़की के लिए मुझे बिना एक सेकंड सोचे बेच खाएंगे, और जब उनका काम खत्म हो जाएगा तो वापस आकर कहेंगे, भाई मजा नहीं आया, रिटर्न पॉलिसी है क्या? वैसे तुझे थोड़ा सस्ते में बेच दिया था। सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। नान लीचुआन खुद भी जैसे हैरान था। शायद उसने जिंदगी में पहली बार मेरे मुंह से ऐसी बात सुनी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं। आज तुम सच में बहुत अच्छे लग रहे हो। उसे देखकर मेरे दिल में अजीब सी कसक उठी। मैं सोचने लगा, पुराने मुगे ने आखिर इस बेचारे के साथ कैसा व्यवहार किया होगा। मैंने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत करो, मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। मूल कहानी का मुगे शायद दोस्ती की कद्र नहीं करता था, लेकिन अब उसकी जगह मैं था, और मैंने मन ही मन फैसला कर लिया। आज से नान लीचुआन ही मेरा सबसे सच्चा दोस्त है। कुछ देर बाद मैं घर लौट आया। दरवाजा खोलते ही देखा ड्राइंग रूम की लाइट अभी भी जल रही थी। सोफे पर बैठे थे मेरे पिता, मु चांगहोंग। वे टीवी पर अपना पसंदीदा कार्टून देख रहे थे। हाथ में आधा खाया हुआ सेब था, चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी। पापा? मेरी आवाज सुनते ही वे पलटकर देखने लगे।
जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनके चेहरे पर तुरंत मुस्कान खिल उठी। अरे मेरे बेटे, आ गए, इधर आकर बैठो, आज मजा आया। मैं भी जाकर सोफे पर बैठ गया। हाँ बहुत। अचानक उनकी आंखें चमक उठी, वे उत्साहित होकर पास खिसक आए। लेंग छिंगचियों के साथ डेट पर गए थे? मैंने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, मैं नान लिचुआन के साथ था। मैं जिंदगी में दोबारा उस रेड फ्लैग लड़की, मैं और लेंग छिंगचियो तो असल में नकली कपल थे। ऐसे में मुझे उस बर्फ जैसे चेहरे वाली लड़की के लिए रात का खाना लेकर जाना पड़े, उसे इतनी किस्मत कहाँ। लेकिन पापा की चमकती हुई उम्मीद भरी आंखों को देखकर मैं कुछ कह नहीं पाया, बस जबरदस्ती एक अजीब सी मुस्कान निकालकर बोला, उसे रात में खाने की आदत नहीं है, कहीं और कुछ बोलकर पोल ना खुल जाए। इसलिए मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ, सीधे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। लेकिन सीढ़ियों तक पहुंचते पहुंचते अचानक मुझे कुछ याद आया। मैं पलटा और जोर से बोला, वैसे पापा, कल मैं कंपनी जाकर देखूंगा। ये सुनते ही मुचांगहोंग पूरी तरह स्तब्ध रह गए। क्या? कंपनी क्यों? मैं मुस्कुराया। बस कंपनी की हालत समझना चाहता हूँ। काफी समय हो गया वहां गए हुए। सुनने में ये बात बहुत साधारण लग रही थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि मूल कहानी का मुकेश साल भर में मुश्किल से 2 बार कंपनी जाता था, वह भी सिर्फ पैसे मांगने। उसे बिजनेस में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, दिन रात बस पैसा उड़ाने की सोचता था। लेकिन मू चांगाहोंग के लिए ये बात किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उनकी आंखें लाल हो गईं। बेटा, तुम सच में बड़े हो गए हो। उन्होंने जिंदगी भर यही सपना देखा था कि उनका बेटा एक दिन बिजनेस संभालेगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पहल मैं खुद करूंगा। पिता के भावुक चेहरे को देखकर मेरे दिल में भी हल्की गर्माहट दौड़ गई। मैंने गंभीर होकर कहा, पापा चिंता मत कीजिए, आगे से मैं भी आपके साथ मिलकर कंपनी संभालूंगा। मू चांगाहोंग ने जोर जोर से सिर हिलाया। ठीक है, बहुत अच्छा। फिर मैं ऊपर अपने कमरे में चला गया। सीढ़ियां चढ़ते हुए भी पीछे टीवी से आती कार्टून की आवाज सुनाई दे रही थी। मुड़कर देखा तो पापा अभी भी मेरी जाती हुई पीठ को देख रहे थे। उनकी आंखों में गर्व और संतोष साफ दिखाई दे रहा था। अगले दिन मैं अचानक बिस्तर से उछलकर बैठ गया। मेरी नजर सीधे मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ी। 10:01 AM। ये समय देखकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। कल तो मैंने पापा से वादा किया था कि सुबह सुबह कंपनी चलूंगा, और मैं सीधे 10 बजे तक सोता रह गया। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और नीचे भागा, लेकिन ड्राइंग रूम पूरी तरह खाली था। तभी पीछे से बटलर की आवाज आई। मैंने घबराकर पूछा, पापा कहाँ हैं? बटलर मुस्कुराया। साहब तो 8 बजे ही निकल गए थे। मैं दंग रह गया। उन्होंने मुझे जगाया भी नहीं। बटलर हंस पड़ा। साहब ने देखा कि आप गहरी नींद में हैं, उन्हें आपको जगाने की हिम्मत ही नहीं हुई, इसलिए खुद ही चले गए। मैं पूरी तरह निराश हो गया। साफ था कि पापा अब भी सोच रहे थे कि मैं कल मजाक कर रहा था। उन्हें यकीन ही नहीं था कि मैं सच में ऑफिस जाने वाला हूँ। मैंने जल्दी से एक सैंडविच निकला, कार की चाबी उठाई और सीधे बाहर निकल पड़ा। बटलर ने पीछे से पूछा, यंग मास्टर, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? मैंने बिना पीछे देखे जवाब दिया, कंपनी। ये सुनते ही बटलर वहीं जम गया। उसकी आंखें तक लाल पड़ गईं। शायद उसे लग रहा था कि घर का बिगड़ा हुआ राजकुमार आखिरकार सुधर गया है। कुछ देर बाद मैं कंपनी के सामने पहुंच गया। राजधानी के सबसे महंगे इलाके में खड़ी यह 20 मंजिला इमारत पूरी तरह हमारे परिवार की थी। इसकी कीमत कम से कम 1 अरब युआन से ऊपर थी। लेकिन इस अपार दौलत को देखकर भी मैं खुश नहीं था, बल्कि मेरे दिल में डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उपन्यास में इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक मू परिवार आखिरकार दिवालिया हो गया था। 1 अरब की इमारत से सीधे सड़क पर आ जाना, बीच में आखिर ऐसा क्या हुआ था? अगर मुझे अपनी जान बचानी थी तो मुझे पहले से सारी समस्याओं का पता लगाना होगा। ये सोचकर मैं शानदार लॉबी में दाखिल हुआ, लेकिन अगले ही पल सिक्योरिटी गेट ने मुझे रोक दिया। तभी याद आया, यहाँ लिफ्ट इस्तेमाल करने के लिए कर्मचारी कार्ड चाहिए, और मूल कहानी का मुगे, उसे तो कंपनी के कार्ड का रंग तक नहीं पता था। मजबूर होकर मैं रिसेप्शन डेस्क की तरफ गया। एक युवा रिसेप्शनिस्ट ने प्रोफेशनल मुस्कान के साथ पूछा, नमस्कार सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने मेज थपथपाई। मेरे लिए कार्ड स्वाइप कर दीजिए, मुझे ऊपर जाना है। वह मुस्कुराया। किस मंजिल पर? मैंने सहजता से जवाब दिया, 19वीं मंजिल। ये सुनते ही उसकी मुस्कान जम गई। उसने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा। मेरे साधारण कपड़े देखकर उसकी आंखों में शक भर गया, क्योंकि 19वीं मंजिल सिर्फ वरिष्ठ अधिकारियों और सीईओ के लिए थी। उसने फिर से औपचारिक मुस्कान लगाई। क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? मैं स्तब्ध रह गया। क्या? मुझे भी अपॉइंटमेंट चाहिए, वह विनम्रता से बोला। जी सर। अगर अपॉइंटमेंट नहीं है तो हमें संबंधित व्यक्ति को नीचे बुलाना होगा। मैंने झुंझलाकर बाल खुजाए। ये मेरी ही कंपनी है, मुझे भी अपॉइंटमेंट चाहिए। रिसेप्शनिस्ट पूरी तरह उलझ गया। माफ कीजिए, आप कौन हैं? मैंने लंबी सांस छोड़ी। मेरा नाम मुगे है, मू चांगाहोंग मेरे पिता हैं। जरूरत हो तो पहचान पत्र दिखा देता हूँ। ये सुनते ही उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। शायद उसके दिमाग में पुराने मुगे की तस्वीर घूम गई थी। पीले बाल, अजीब फैशन, गुंडों जैसी हरकतें, और सामने खड़ा मैं उस तस्वीर से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। लेकिन ध्यान से देखने पर चेहरे की बनावट वही थी। अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह घबरा कर खड़ा हो गया। वाइस प्रेसिडेंट, माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। उसकी कांपती आवाज सुनकर मुझे समझ आ गया। उसे लग रहा था कि उसने कंपनी के सबसे बदनाम राजकुमार को नाराज कर दिया है, लेकिन मैंने बस हाथ हिलाया। कोई बात नहीं,
तुम सिर्फ अपना काम कर रहे हो, बस कार्ड स्वाइप कर दो। ये सुनकर उसे जैसे नई जिंदगी मिल गई। वह तुरंत अपना कार्ड लेकर दौड़ा, गेट खोला, मुझे सम्मानपूर्वक अंदर भेजा, फिर खुद लिफ्ट तक छोड़ने आया। यहाँ तक कि 19वीं मंजिल का बटन भी उसने खुद दबाया। मैं मुस्कुराया, धन्यवाद। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही मैंने देखा उसके चेहरे पर अब भी अविश्वास था। शायद वह सोच रहा था, क्या यह सच में वही मुगे है? कुछ ही क्षण बाद लिफ्ट 19वीं मंजिल पर पहुंच गई। मैं यादों के सहारे दाएं मुड़ा, लेकिन जैसे ही कोने से निकला, सामने से आते हुए व्यक्ति को देखकर मैं ठिठक गया। मेरे पिता मुंह चांगाहों अपने सहायक के साथ ऑफिस से बाहर निकल रहे थे और ठीक उसी पल हम दोनों की नजरें टकरा गईं। क्रमशः उस दिन मैं कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा था। मेरे पिता मुंह चांगाहों अपनी फाइलों में डूबे हुए थे। जैसे ही मैंने धीरे से कहा, पापा, उन्होंने सिर उठाया। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर खुशी फूट पड़ी। बेटा, तुम सचमुच आ गए? मैं मुस्कुराया, कल ही तो कहा था कि आज कंपनी आऊंगा। मुंह चांगाहों इतने खुश हुए कि मानो कोई सपना सच हो गया हो। उन्होंने कहा, तुम अंदर ऑफिस में बैठो, मैं मीटिंग करके आता हूँ। लेकिन मैंने तुरंत जवाब दिया, मैं भी चलूंगा, थोड़ा सीखना चाहता हूँ। ये सुनकर उनके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक उठा, क्योंकि पहले वाला मुगे मीटिंग का नाम सुनते ही भाग जाता था। पिछली बार जब उसे जबरदस्ती मीटिंग में बैठाया गया था, तब उसने पूरा समय मोबाइल चलाने में निकाल दिया था। इसलिए पिता को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं खुद मीटिंग में शामिल होना चाहता हूँ। कुछ देर बाद हम दोनों कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुए। अंदर बैठे 7-8 वरिष्ठ अधिकारी एक साथ खड़े हो गए, लेकिन अगले ही पल उनकी निगाहें मेरे पिता को छोड़कर सीधे मुझ पर टिक गईं। सभी के चेहरे पर एक ही सवाल था, ये नौजवान कौन है? साफ सुथरा चेहरा, साधारण कपड़े और शांत व्यक्तित्व। उन्हें लगा होगा कि मैं कोई नया सहायक हूँ। फिर पिता मुख्य कुर्सी पर बैठे और बोले, एक और कुर्सी लगाओ। मैं जाकर उनके बगल में बैठ गया। अब सबके चेहरे पर और ज्यादा हैरानी थी, क्योंकि किसी साधारण कर्मचारी को ऐसी जगह बैठने का अधिकार नहीं था। तभी पिता ने मुस्कुराते हुए घोषणा की, ये मेरा बेटा मुगे है, आज मीटिंग में ऑब्जर्व करने आया है। जैसे ही ये बात निकली, पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। सबकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि उनके दिमाग में मुगे की जो तस्वीर थी, रंग बिरंगे बाल, अजीब कपड़े और बिगड़ैल अमीरजादा, उससे मेरा वर्तमान रूप बिल्कुल अलग था। मीटिंग शुरू हुई। एक मध्यम आयु की महिला अधिकारी खड़ी हुई और प्रोजेक्टर चालू किया। आज हम ईस्ट डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में निवेश पर चर्चा करेंगे। स्क्रीन पर आंकड़े उभर आए। कुल निवेश 1 अरब युआन, कंपनी की हिस्सेदारी 30%, अनुमानित लाभ 3 साल में 5 अरब युआन, लगभग 500% रिटर्न। महिला अधिकारी आत्मविश्वास से बोली, चेयरमैन मू, ये बेहद शानदार प्रोजेक्ट है, मैं इसे तुरंत मंजूरी देने की सिफारिश करती हूँ। दूसरे अधिकारी भी सहमति में सिर हिलाने लगे। सबका कहना था कि इतनी मोटी कमाई वाला मौका रोज नहीं मिलता। ठीक उसी समय मैंने अचानक बोलकर सबको रोक दिया, मैं इस प्रोजेक्ट के पक्ष में नहीं हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें एक साथ मेरी ओर घूम गईं। यहाँ तक कि पिता भी हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा करोड़ों के निवेश पर सवाल उठा रहा है। महिला अधिकारी ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, उपाध्यक्ष महोदय, कृपया अपने विचार बताइए। शब्द सम्मानजनक थे, लेकिन उसकी आंखों में छिपा तिरस्कार मैं साफ देख सकता था। उसके लिए मैं सिर्फ एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था। लेकिन पिता ने पूरी गंभीरता से कहा, बेटा खुलकर बोलो। मैं खड़ा हुआ और प्रोजेक्टर के सामने जाकर स्क्रीन की ओर इशारा किया। पहली बात, इस कंपनी के कानूनी प्रतिनिधि ने 5 साल पहले पड़ोसी शहर में इसी तरह का प्रोजेक्ट शुरू किया था। वह पूरी तरह फेल हो गया था। निवेशकों का पैसा डूब गया था। महिला अधिकारी तुरंत चौंक गई। असंभव, हमारी जांच रिपोर्ट में उनके सभी पुराने प्रोजेक्ट सफल बताए गए हैं। मैं हल्का सा हंसा। आपने सिर्फ वर्तमान कंपनी की जांच की है, क्या आपने पिछले 5 सालों का पूरा इतिहास भी खंगाला था? एक ही सवाल ने उसे चुप करा दिया। मैंने दूसरी स्लाइड पर उंगली रखी। दूसरी बात, आप लोग इस जगह को बेहतरीन लोकेशन बता रहे हैं, लेकिन क्या आपने यह पता किया कि 2 साल बाद यहाँ की मेट्रो लाइन बदलने वाली है? उसके बाद इस इलाके का ट्रैफिक कम से कम 30% गिर जाएगा। ये सुनते ही पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। लेकिन मेरा सबसे बड़ा हमला अभी बाकी था। मैंने तीसरी स्लाइड पर दस्तक दी। तीसरी बात, साझेदार कंपनी की एक संबद्ध फर्म फिलहाल गुप्त जांच के दायरे में है। जिस दिन वहां कोई घोटाला फूटेगा, उसी दिन यह अरबों का प्रोजेक्ट भी साथ में डूब जाएगा। मेरी बात खत्म होते ही विशाल मीटिंग रूम में ऐसी खामोशी छा गई कि सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी। महिला अधिकारी के चेहरे की मुस्कान पूरी तरह गायब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, उपाध्यक्ष महोदय, असल में ये तीनों समस्याएं उतनी गंभीर नहीं हैं। और यहीं से मीटिंग का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब सबको एहसास होने लगा था कि जिसे वे एक नालायक अमीरजादा समझते थे, वह शायद उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक और सक्षम खिलाड़ी था। मीटिंग रूम में उस समय सन्नाटा छाया हुआ था। एक वरिष्ठ महिला अधिकारी मेरी बातों को खारिज करने की आखिरी कोशिश कर रही थी। पहली बात, पुराना प्रोजेक्ट इसलिए फेल हुआ क्योंकि उस समय मार्केट बहुत खराब था। दूसरी बात, मेट्रो रूट बदलने की खबर सिर्फ अफवाह है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। और तीसरी बात, जिस कंपनी की जांच चल रही है उसका हमारे प्रोजेक्ट से कानूनी तौर पर कोई संबंध नहीं है। ये कहकर वह मुझे घूरने लगी, जैसे इंतजार कर रही हो कि मैं यहीं सबके सामने बेइज्जत हो जाऊं। लेकिन मैं मुस्कुराया। पहली बात,
खराब मार्केट कभी भी निवेशकों के पैसे डुबोने का बहाना नहीं हो सकता। यह सिर्फ साबित करता है कि उनकी रिस्क मैनेजमेंट क्षमता बेहद खराब थी। कमरे में बैठे लोग चुप हो गए। मैंने तुरंत दूसरा वार किया। दूसरी बात, मेट्रो रूट बदलना कोई अफवाह नहीं है। मेरा दोस्त प्लानिंग डिपार्टमेंट में है। अगले साल निर्माण शुरू होना तय है। ये जानकारी मुझे अभी अभी नान लीचुआन से मिली थी। फिर मैंने तीसरा और सबसे घातक तर्क रखा। और तीसरी बात, कानूनी रूप से कंपनियां अलग हो सकती हैं, लेकिन असली कंट्रोलर एक ही व्यक्ति है। अगर एक कंपनी पर गाज गिरेगी तो दूसरी भी बच नहीं पाएगी। बस इतना सुनते ही महिला अधिकारी पूरी तरह निरुत्तर हो गई। कॉन्फ्रेंस रूम में इतनी खामोशी छा गई कि लोगों की सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी। पिताजी मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे पहली बार पहचान रहे हों। उनकी आंखों में हैरानी अब अविश्वास में बदल चुकी थी। मैंने उनकी तरफ देखा और साफ शब्दों में कहा, पापा, ये प्रोजेक्ट बहुत जोखिम भरा है। हमें इसमें निवेश नहीं करना चाहिए। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद पिताजी ने फैसला सुना दिया। उपाध्यक्ष की बात मानो, ये प्रोजेक्ट रद्द कर दो। महिला अधिकारी का चेहरा पल भर में उतर गया। कई महीनों की मेहनत और उम्मीदें एक झटके में खत्म हो गई थीं। मीटिंग खत्म होने के बाद सब बाहर निकल गए। मैंने देखा कि 2 महिला अधिकारी पीछे रुक गईं। एक ने धीमी आवाज में कहा, चेयरमैन अपने बेटे के मामले में पूरी तरह अंधे हो चुके हैं। करोड़ों का फायदा यूं ही छोड़ दिया। दूसरी ने दांत भींचते हुए जवाब दिया, ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा। इसमें कई शेयर होल्डरों का हित जुड़ा है, उन्हें खबर करनी पड़ेगी। दोनों की आंखों में साफ साफ साजिश झलक रही थी। उधर ऑफिस का दरवाजा बंद होते ही पिताजी उत्साह से मेरे पास आ बैठे। बेटा, तुम्हें उन प्रोजेक्ट्स की इतनी अंदरूनी जानकारी कैसे मिली? तुम तो पहले कंपनी के कामों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेते थे। मेरा दिल एक पल को धक से रह गया। सबसे मुश्किल सवाल आखिर आ ही गया था। क्या मैं उन्हें बता सकता था कि अपने पिछले जीवन में मैं एक विशाल कॉर्पोरेट ग्रुप का सबसे युवा चेयरमैन था? बिल्कुल नहीं। इसलिए मैंने तुरंत जवाब तैयार किया, पापा, मैंने विदेश में बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा है। अब बस वही ज्ञान इस्तेमाल कर रहा हूँ। पिताजी ने सिर तो हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी थोड़ा संदेह बाकी था। आखिर उन्हें अच्छी तरह याद था कि पुराना मैं पढ़ाई में कितना कमजोर था। स्थिति संभालने के लिए मैंने तुरंत दूसरा बहाना पेश किया, और फिर मैं आपका ही बेटा हूँ। इतने साल आपके साथ रहते रहते कुछ ना कुछ तो सीख ही गया हूँ। इस बार बात असर कर गई। पिताजी ने आखिरकार संतुष्ट होकर सिर हिला दिया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन उसी क्षण मैंने एक और बम फोड़ दिया। मैंने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहा, पापा, कंपनी की सारी मुख्य फाइलें और कोर डेटा मुझे दे दीजिए। पिताजी एकदम से जड़ हो गए। अभी?